हेलो माय रॉकस्टार, कैसे हो आप सब। दिस इज एन इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर ऑफिशियली रिलीज किया हुआ है 2025-26 के लिए, उसी ऑफिशियल पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में। क्लास 10 कोर्स बी, ध्यान से देखना, क्लास 10 कोर्स बी का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है, इस लेक्चर में हम कोर्स बी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। लेकिन एक बात याद रखना, पेपर में सेक्शन ए बी सी ये फॉर्मेट में आपके सामने आता है ना, लेकिन हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे नहीं। जैसा मैं आपको हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूं कि हम हमेशा लिटरेचर या ग्रामर से पहले शुरू करेंगे एंड लास्ट में सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, तो वही सेम पैटर्न आज हम साथ में फॉलो भी करेंगे। सेक्शन ए को सबसे एंड में करने वाले हैं। सेक्शन सी से मैं प्रेफर करती हूं कि हमारा स्टार्ट या शुरुआत होना चाहिए, तो हम सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे सेक्शन बी एंड लास्टली सेक्शन ए पर, ठीक है। एंड एक और चीज जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि देखना कितनी जल्दी, कितना फास्ट हम पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। अब इसके अलावा आपका काम एक्स्ट्रा क्या रहता है? यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू राइट द आंसर्स परफेक्टली। अब वो प्रैक्टिस कैसे करना है उसके लिए भी गाइडेंस है। तो लेट अस बिगिन, शुभारंभ किया जाए इस पेपर डिस्कशन का। तो चलो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले चीज पे जो कि होने वाला है आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस। आपको पता रहता है कि पूरा पेपर 80 मार्क्स का होता है एंड आपके पास 3 घंटे होते हैं पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। इस टाइम पे एक चीज मैं अभी ही क्लियर कर दूं एंड एक वादा मुझे अभी ही आपसे चाहिए कि इस साल मुझे मेरा एक भी रॉकस्टार ऐसा नहीं चाहिए जो मुझे आके कहे कि मैम ये वाला क्वेश्चन छूट गया, मैम 6 मार्कर छूट गया, मैम आरसी का एक क्वेश्चन रह गया क्योंकि टाइम की कमी थी। ये बात इस साल कोई नहीं कहेगा एंड यू हैव टू प्रॉमिस दैट टू मी। रीजन ये है कि हम प्रॉपर तरीके से पूरा प्रेपरेशन कर रहे हैं। अभी वो वक्त है जब आपको ये ऑफिशियल सैंपल पेपर तो सॉल्व करना ही है, लेकिन इसके अलावा और भी सैंपल पेपर्स सॉल्व करने हैं अलोंग विद द हेल्प ऑफ अ टाइमर, ठीक है। तो मेक श्योर कि घर पे आप प्रैक्टिस करो कि कैसे 2.5 आवर से 2 आवर 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एज वी नो, सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेक्शन बी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड सेक्शन सी लिटरेचर। ये हमारा होता है नॉर्मल पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 11 क्वेश्चंस इन टोटल। पूरा क्वेश्चन पेपर में आपको 11 सवाल मिलते हैं, जिसमें से कभी आपके पास ऑप्शन है कि 7 में से मतलब 6 कर लो या दोनों में से कोई एक चूज कर लो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना होता है। एक चीज का ध्यान अभी रखना कि वर्ड लिमिट अगर कहीं पे दिया हुआ है, वर्ड लिमिट अगर कहीं पे लिखा हुआ है, तो वो वर्ड लिमिट को ट्राई करना अडायर करने का मतलब डोंट गो बियॉन्ड दैट। आपको एक चीज की क्लैरिटी अभी होनी चाहिए कि अगर आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपने 4 की पॉइंट्स दिए हैं एंड प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, तो आपको एक लंबा या 2 लंबा पेज 4 मार्क के आंसर के लिए नहीं लिखना होता है। द मार्किंग स्कीम इज बेस्ड ऑन योर की पॉइंट्स एंड प्रेजेंटेशन। सही की पॉइंट्स है, सही प्रेजेंटेशन है, पूरा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए चलना। 2 मार्क के लिए एक पेज लिख दिया कोई मतलब नहीं बनता उसका, टीचर उल्टा मार्क्स काट देगा आपका, ठीक है। तो चलो अब शुरू करेंगे हमारे सेक्शन बी के साथ। सरप्राइज किया ना, आपको लगा था मैं सी पहले करूंगी, लेकिन मैं हमेशा बी पहले करती हूँ क्योंकि मुझे ग्रामर सबसे ज्यादा इजी लगता है। तो पहले मैं शुरुआत करूंगी सेक्शन बी के साथ। पहले ग्रामर करेंगे, फिर क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, उसके बाद लिटरेचर एंड देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कैसा दिया जादू? वेरी सिली, आई नो, पीछे से करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ग्रामर सेक्शन। चलो, सबसे पहले कहा जाता है कि कंप्लीट एनी 10 of 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क्स एज डायरेक्टेड। तो हमारे पास 12 क्वेश्चंस होंगे, 12 क्वेश्चंस होंगे, आपको वहां से सिर्फ 10 करने हैं। तो जो 2 आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको स्किप कर दो, बाकियों पे करो, बाकी सवाल सॉल्व करो, ठीक है। फिलहाल हम 12 के 12 क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। चलो, पहला क्या है? Fill in the blank using the correct form of the word in the bracket, bracket क्या होता है? In the bracket for the given portion of a market research.
The special subscriptions of newspapers are well dash to make reading interesting for school students. अब यहाँ पे ब्रैकेट वर्ड क्या दिख रहा है आपको? इलास्ट्रेट है. तो special subscriptions of newspapers are well illustrated to make reading interesting for school students. स्पेशल सब्सक्रिप्शंस ऑफ न्यूज़पेपर्स को अच्छे से इलस्ट्रेट किया गया था ताकि टू मेक रीडिंग इंटरेस्टिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इलस्ट्रेटेड विल बी द आंसर. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट द करेक्शन इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ लाइफ स्किल्स बुक. ठीक है, फॉर्मेट ये है कि यहाँ पे एरर बोलो पहले और उसके बाद बाजू में करेक्शन बता दो. तो हम दोनों निकालते हैं. पहले सेंटेंस क्या है? द रोड टू सक्सेस इज नॉट द रोड टू सक्सेस इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस. मतलब इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस. आर्टिकल्स हमने पढ़ा है ना डिटर्मिनर्स में, ए एंड द का यूसेज कब आता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द रोड टू सक्सेस. स्पेसिफिक द तब हम यूज करते हैं जब हम कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं. ठीक है, तो स्पेसिफिक एक रोड है जो सक्सेस की तरफ जाता है, तो वो द रोड इज करेक्ट. टू सक्सेस इज नॉट द बेड ऑफ रोसेस. आई थिंक मेरे हिसाब से द इज द एरर हियर. ये बनना चाहिए अ बेड ऑफ रोसेस. मतलब जो सक्सेस का रास्ता होता है ना, वो एकदम स्मूथ मक्खन कंफर्टेबल नहीं होता है, डिफिकल्टीज से भरी हुई होती है, चैलेंजेस से भरी हुई होती है. ठीक है, तो द रोड टू सक्सेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस. ठीक है, आसान सा रास्ता नहीं है. तो द का बन गया अ. अगले सवाल पे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. I am so happy to see my plants again. They dash so much since I last saw them. ये तो इतना आसान है bro. I am so happy to see my plants again. They have grown so much since I last saw them. Last मैंने जब देखा था तब वो चुन्नू मुन्नू से थे. अब जब मैं इस पौधे को देख रही हूँ ये कितना बड़ा हो गया है, ओए होए चुन्नू मुन्नू सा इतना बिग हो गया. तो last that I saw had seen them, like they have grown so much since the last time I have seen them. ठीक है, लास्ट क्या है? read the given statement. They said to the guide, we'd love to come here again next year. Okay, report it correctly by completing the following sentence. Reported speech का है, हमें इस direct sentence को indirect speech में change करना है. Starting दिया हुआ है, they told the guide that. They told the guide what? They told the guide that we would का बन जाएगा they said we would, है ना. तो sun rule को याद रखना, sun rule को याद रखना. ठीक है, सब्जेक्ट आपका फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है. sun rule को याद करना. ठीक है, they told that the guide that they told the guide that they would love. They told the guide that they would love, sorry मैं इधर आ गई, to come here again next year. ये चेंज होगा ना, तो they would love to go here का बन जाएगा there again next year, following year, है ना. देखो मेरा हैंडराइटिंग मत देखना, मैंने कहा आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा. ठीक है, फिलहाल जल्दी जल्दी सॉल्व करना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ. ठीक है, सो दे टोल्ड द गाइड दैट दे वुड लव टू गो देयर अगेन द फॉलोइंग ईयर. ठीक है, सन रूल फॉलो कर लिया हमने. फिर बेसिक जो चेंजेस आते हैं, टाइम एंड प्लेस चेंज हो गया. ठीक है, हेयर का देयर, नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग ईयर. बेसिक चीजें फॉलो ही तो करनी होती है रिपोर्टेड स्पीच में, इतना डिफिकल्ट थोड़ी होता है. टेंसेस का देखना है, टाइम एंड प्लेस चेंज का देखना है, सन रूल देखना है ताकि फर्स्ट पर्सन वो वाला चेंजेस हो जाए, और ज्यादा क्या ही है ना, सिंपल है. नेक्स्ट वाले पे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूजन ऑफ अ लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. ओके, देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज डैश द क्वालिटी ऑफ आइटम सप्लाइड. नो कॉम्प्रोमाइज किसी चीज को लेके ना, तो रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ आइटम्स सप्लाइड हियर. ठीक है, report the following by completing the sentence correctly. Don't try mending the trousers yourself, she warned him.
तो यहाँ पे शी वॉर्न्ड हिम डोंट ट्राई टू मेंड द ट्राउजर्स योरसेल्फ, इसका हमें डायरेक्ट स्पीच कर सॉरी डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट करना है। तो क्या है, शी वॉर्न्ड हिम, आपको दैट लगाना है तो लगाओ, दैट नहीं लगाना तो मत लगाओ। डू नॉट ट्राई का नॉट टू ट्राई कौन करेगा, देम लाइक योरसेल्फ का क्या बनेगा, योरसेल्फ का क्या बनेगा, हिमसेल्फ, है ना। शी वॉन्ट हिम नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स हिमसेल्फ, ठीक है। शी ट्राइड शी वॉन्ट हिम नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स हिमसेल्फ, ठीक है। लास्ट, सेकंड लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट नहीं, 12 क्वेश्चंस होंगे ना फिलहाल। लास्ट, कंप्लीट द गिवन ऑप्शन बाय फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हाँ ठीक है, ओके। एनीवेज, द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द मूवी लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द मूवी लेफ्ट मी having felt grateful, feeling grateful, felt grateful, feels grateful। felt और feels तो डायरेक्ट गलत है। feeling grateful, having felt, इन दोनों में से बहुत इजी है। द मूवी लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एरर करेक्शन करना है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट क्या है, दिस इज द स्टेटमेंट, इसका हमें एरर करेक्शन करना है। तो लेट्स रीड, व्हिच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। अभी व्हिच काइंड ऑफ पर्सन, व्हिच का यूजेज कब आता है, WH वर्ड्स का हमें पता है ना, हमने डिटर्मिनर्स में ये भी देखा है ना कि WH वर्ड्स को कब कहाँ यूज करता है, व्हाट, व्हिच, वेयर, इनका कहाँ यूज होता है। तो व्हिच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट का आई थिंक गलत होगा, व्हिच का व्हाट बनेगा। What kind of person does something like that, ठीक है। किस तरीके का इंसान ऐसा काम करता है, भाई ये किस तरीके का इंसान है। which मतलब कौन, मतलब which is your thing, कोई चीज को स्पेसिफाई करके बोल रहे हैं which is your thing, लेकिन which kind of person does that ये तो गलत है। what kind of person, किस तरीके का इंसान है जो ऐसा काम करता है, ऐसा हरकत करता है, ठीक है। तो what बन गया, क्योंकि बाकी जो है those are fine। अब आप एक बार ये चेंज करके देखो अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। कि which kinds of person, फिर आपने ग्रामर पढ़ाई नहीं है ना। Which kind of person does some things like that? Wow. Which kind of person does something like this? Which kind of person does something like this? तो ये इसका आंसर, इसको और घुमा मत, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। She said to her sister, "Are you joining us for lunch today?" इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो इसका सिंपल है, she, अगेन सन रूल को देखना, सेट टू हर सिस्टर, आर यू जॉइनिंग अस फॉर लंच टुडे। तो टाइम एंड प्लेस चेंज है, सन रूल का चेंजेस है, वर्ब टेंस चेंजेस है, राइट। तो इनमें से हो जाएगा कि शी, क्वेश्चन है तो शी आस्क्ड हर सिस्टर इफ शी वाज जॉइनिंग देम फॉर लंच दैट डे, ठीक है। शी आस्क्ड हर सिस्टर if she was joining them for lunch that day, ठीक है। She asked her sister if she was joining them for lunch that day, ठीक है। Done. Fill in the blank with the correct option from those given in the brackets. Everyone is saying that Farhana's chances are bright in the upcoming tournament and she dash become the youngest football player ever. तो बहुत आसान है, मस्ट आप जबरदस्ती नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फरहानास चांसेस, ऑलरेडी एक चांसेस का डाइसी है कि मतलब ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जब चांसेस पे बात आती है तब मस्ट कैसे लगाओगे, क्योंकि मस्ट हम तब अप्लाई करते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया है, जब हम बहुत श्योर है किसी चीज को लेके। तो यहाँ पे मे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, dash student in the class submitted their assignments on time. All, one, every year. A student गलत है, all student गलत है,
वन स्टूडेंट इन द क्लास नहीं सबमिटेड देयर है, तो एवरी स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। ठीक है, choose the correct option to fill in the blank. Okay, I looked inside the bucket and saw there was dash water in it, so they had to add more to use. Little, any, few, least. अच्छा, so there was little water according to me, क्योंकि there was any water तो गलत है, there was few water भी गलत है, there was less water भी गलत है। You have to see कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, कौन सा क्वांटिटी एकदम मिनिमल दिखा रहा है, कौन सा क्वांटिटी कितना दिखा रहा है ना, क्वांटिफायर्स। यू हैव टू प्रैक्टिस देम। जब तक आप ये सारी चीजें अच्छे से नहीं करोगे प्रैक्टिस, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स आवर राइटिंग स्किल्स। ग्रामर डन, 12 मार्क, 12 क्वेश्चंस डन, 10 सॉल्व करने वहां से। तो जो 10 आपको लगे कि ये मेरे लिए आसान है, उन 10 को सॉल्व करना, जो 2 आपको डिफिकल्ट लग रहा है उनको छोड़ देना। ठीक है, रीडिंग स्किल मतलब रीडिंग टाइम जो होता है ना 15 मिनट का, यू हैव टू यूटिलाइज इट इन दिस वे कि कौन से सवाल मेरे लिए आसान है उनको चूज करके रखूं मैं कि भाई मुझे ये करना है, क्योंकि इनके आंसर्स मुझे ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट क्या है, राइटिंग स्किल्स 4A and B. What are the options? As Vaibhav, the club in charge of your school's ecology club, you strongly believe in the importance of starting eco clubs in school in the rural areas surrounding your city to promote preservation and conservation of nature. Write a letter to the education secretary of your city highlighting the significance of ecological awareness and suggesting the need to establish eco clubs. ठीक है, फॉर्मल लेटर। ऑप्शन बी को भी पढ़ लो, फिर दोनों का मैं पॉइंटर्स क्या क्या हो सकता है वो साथ में दिखाती हूँ। ऑप्शन बी कहता है, एज अमिता द वाइस हेड गर्ल ऑफ विद्या मंदिर, यू आर अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग प्रिवेलेंस of cyber attacks and unauthorized exploitation of systems, networks and technologies affecting individuals across all demographics. Write a letter to the editor of a national daily stressing the urgent need to promote digital security among all age groups. Highlight the challenges posed by cyber threats and propose practical solutions to address this growing issue. एक आपका फॉर्मल लेटर है, दूसरा आपका एडिटोरियल लेटर है। ठीक है, इनके लिए आप की पॉइंट्स कैसे लगा सकते हो, क्या क्या पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो, लेट मी हेल्प यू विद दोस थिंग्स। तो आपके लिए ये रहा आंसर। ठीक है, आंसर तो नहीं है, आंसर कहना गलत होगा। आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लग दिए मैंने, ताकि इट इज इजियर फॉर यू टू फ्रेम द लेटर्स। अब फॉर्मेट आपको पता है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन वगैरह वगैरह, पूरा फॉर्मेट आपको पता है। लिखना क्या है, फॉर्मेट सही तो वहां पे 1-2 मार्क आपको मिल जाएंगे क्लैरिटी के साथ, लेकिन अंदर के जो पॉइंटर्स है, अगर आपने ढंग के पॉइंटर्स ही नहीं दिए तो आपको मार्क्स कहां से मिलेंगे, है ना। तो पहला जो 4A है उसके लिए कुछ पॉइंटर्स ऐसा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल अवेयरनेस पहले बता दिया कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कूड़ा कचरा इधर उधर मत फेंका करो, यू बी रिस्पॉन्सिबल, अगर कहीं दिख रहा है तो उसको उठा के डस्टबिन में फेंको। यू हैव टू मेक द पब्लिक अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोलॉजिकल इश्यूज, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन को मेंशन करना कि कैसे वाटर पोल्यूशन हो रहे हैं, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उन चीजों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो वो अवेयरनेस लोगों में भी फैलाना जरूरी है। नेक्स्ट वहां पे क्वेश्चन में बताया हुआ है ना कि इको क्लब्स स्टार्ट करना है। लेटर suggesting significance of ecological awareness and suggesting need to establish eco clubs. तो इस बारे में बता सकते हैं कि you have to start eco clubs in rural areas and in rural schools जहां पे स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि क्लीनिंग डे होना चाहिए, जहां पे जाके रोड क्लीन करो, झाड़ू लगाओ, कचरा उठाओ। प्लांटेशंस डे होने चाहिए अलग अलग। अब जो इको क्लब्स होंगी स्कूल्स में, दे विल टेक इनिशिएटिव्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, प्रमोटिंग ग्रीनरी, क्लियरिंग द रोड्स, मेकिंग श्योर कि उनके आजू बाजू के एरिया में, या फिर वो जो बच्चे हैं स्कूल में उनको सिखाए कि अपने घर के आजू बाजू के एरिया में भी गंदगी ना हो। है एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो लेटर हम लिख रहे हैं उनको हम एक रिक्वेस्ट एंड में कंक्लूजन के तौर पे बता सकते हैं कि वी नीड हेल्प फ्रॉम देम इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, फंड्स, एजुकेटिंग द पीपल अबाउट कि इको
अवेयरनेस क्या होता है, इकोलॉजिकल डिप्लीशन कैसे हो रहा है हमारे यहाँ पे, प्लस लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए। एंड लास्टली यू कैन कोलैबोरेट विद द एनजीओज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन लाइक फंडेड हो, नॉन फंडेड हो, व्हाटएवर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैब करके एक इकोलॉजिकल अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड करवा सकते हैं टू मेक द थिंग्स बेटर। ठीक है, तो ऐसा ये पॉइंटर्स को यूज करके आप पहला लेटर लिख सकते हो। दूसरे लेटर के लिए जो साइबर थ्रेट वाला लेटर है उसमें सबसे पहला आप पॉइंटर्स जो मेंशन करोगे वो होंगे चैलेंजेस। देखो लेटर टू एडिटर है तो आपको पता है एक स्टार्टिंग फॉर्मेट होता है, तो वो लाइंस आपके कुछ याद करके रख देना, उन लाइंस को लिख लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर्स आपका पेपर चेक करते हैं बहुत बार, बट आपका जो बोर्ड का एग्जामिनर होगा वो पहली बार आपका पेपर चेक करेगा, है ना। तो एक स्पेसिफिक लाइन लेटर टू एडिटर के लिए सेट करके फिक्स करके रख दो कि अगर लेटर टू एडिटर आ रहा है मैं स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन इसी लाइन से करूंगा, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के हिसाब से आगे पीछे कर दूंगा। मेन पॉइंटर्स क्या क्या लिख सकते हो कि चैलेंजेस क्या क्या है आपके साइबर थ्रेट्स के, कि डेटा ब्रीच हो जाता है, आपके इंफॉर्मेशन डीओबी या जो भी आपका इंफॉर्मेशन इमेजेस पिक्चर सब डेटा ब्रीच हो सकता है, लोग उसका एक्सेस कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज मिस यूटिलाइज सब कर सकते हैं। स्कैम्स होने लगे हैं ज्यादा आजकल, ऑनलाइन प्रेडेटर्स है जो बैठे हैं कैसे आपसे पैसे का फ्रॉड करे या किसी टाइप के फ्रॉड कर ले आपके साथ। then ignorance to cyber threats will increase in more amount of cyber threats and cyber issues in the real world या reality। then आप एक ये बता सकते हो लेटर में कि there is a need for better digital security system, जिसके लिए सबसे पहला चीज लोगों को अवेयर करना पड़ेगा हमें कि ऐसे साइबर थ्रेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं नंबर में, तो बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, कौन से लिंक को आप प्रेस कर रहे हो, उस लिंक के थ्रू आप किधर डाइवर्ट हो रहे हो, वो सारी चीजों को अवेयर करना जरूरी है। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स होने चाहिए, नॉट जस्ट फॉर एडल्ट्स बट ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स, मतलब हर एज ग्रुप के लिए लिटरेसी प्रोग्राम्स होने चाहिए। स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो एक फोर्स होता है ना साइबर सिक्योरिटी, जो लोग देखते हैं जहां हम अगर कुछ गलत हो रहा है तो कंप्लेंट्स रेज करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का प्रॉपर एक पॉलिसी निकलना चाहिए और उनमें ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए कि इनका वायलेशन हुआ तो यू विल बी अरेस्टेड, फाइंड और व्हाटएवर। एंड नेक्स्ट एक लास्ट कंक्लूजन में कॉल टू एक्शन, मतलब सीटीए दे देना कि क्या क्या हमें करना चाहिए, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम या दिस इशू। तो वहां पे मीडिया को आप बोल सकते हो कि न्यूज़पेपर्स हो, टेलीविजन हो, अलग अलग मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं लोगों में अबाउट द थ्रेट। नेक्स्ट गवर्नमेंट को बेटर एफर्ट्स बनाने चाहिए साइबर सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए, एंड द पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट द इशूज एंड कैसे उन इशूज से वो लोग बच सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंटर्स आप लिख सकते हो इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन द लेटर। आंसर एक प्रॉपर अच्छा फ्रेम किया हुआ एज आई सेड मिल जाएगा, तो उसको यूटिलाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5A, you are the president of the debate society in your school. Two guest speakers, Mr. Ranjan Sharma and Mrs. Meera Kapoor, have written to express their interest in participating in your upcoming debate competition. Below are excerpts from their letters. Excerpt 1, excerpt 2. Analyze the information in a paragraph justifying which guest speaker would be a better choice. Consider factors such as experience, relevance to the topic, and audience engagement. ये क्या है, ये किस चीज का सवाल है? अभी तक एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत सिंपल आता था आपके पास, है ना। अभी देखो जितना यू आर क्रॉसिंग द इयर्स, जितना साल आगे बढ़ रहा है, एनालिटिकल पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। तो ये आपका और कुछ नहीं, एनालिटिकल पैराग्राफ ही है। ठीक है, ये आपका 5A है और 5B भी सिमिलर है। मैं दोनों का आंसर वही ऐसे सेम वे में एनालिटिक के पॉइंट्स में 5A 5B करके पिछले वाले सवाल की तरह रखी हूं। बट सवाल देख लो कि 5B कहता है जसप्रीत क्लास 10 is known for her creativity, excellent communication skills and ability to think outside the box. However, she sometimes struggles with time management and prefers collaborative efforts over working solo. She has been assigned an art integrated project presentation and must choose a partner from Sunaina, Tabassum and Alice. Below are the profiles of the 3 candidates. So 3 candidates है, उनके प्रोफाइल को ओवरव्यू करके एक कैंडिडेट उसे चूज करना है ना। तो बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ ईच कैंडिडेट एनालाइज एंड डिसाइड हु वुड बी द बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत। कंसिडर एस्पेक्ट्स सच एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ, टीम वर्क एंड द प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट।
तो यहाँ सिंपल है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी कुछ नहीं है। लेट मी डू वन बाय वन, लेट मी शो यू वन बाय वन। अब देखो पहला सवाल क्या था, पहला सवाल क्या था कि डिबेट क्लब के, लुको एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। पहला सवाल यह था कि आप डिबेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो, ठीक है, 2 गेस्ट स्पीकर्स हैं, उनमें से आपको एक गेस्ट स्पीकर चूज करना है अपने अपकमिंग डिबेट कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पे 2 लोगों का एप्लीकेशन था, आप उनमें से एक को चूज करोगे। कैसे चूज करोगे? एनालिटिकल पैराग्राफ में हम करते क्या है, जो डेटा हमारे पास दिया हुआ होता है उसी डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल के हम छोटा सा एक एनालिसिस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी रंजन शर्मा का एक एक्सर्प्ट है और मीरा कपूर का एक एक्सर्प्ट है, दोनों का जो अपना अपना एक्सर्प्ट है। आपका काम है, यू हैव टू चूज वन पर्सन एंड उनकी खूबियों को दिखाना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका ये आंसर का की पॉइंट्स जो है वो रेडी किया हुआ है कि अगर आप अपने आंसर में रंजन शर्मा को प्रेफर करते हो तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो कि आई थिंक इट इज अ बेटर चॉइस फॉर रंजन शर्मा टू बी माई गेस्ट स्पीकर बिकॉज इतने सारे कारण हैं उनके, ठीक है। मतलब स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हो कि एज द प्रेसिडेंट ऑफ द डिबेट सोसाइटी आई थिंक इट इज अ बेटर चॉइस फॉर मी एंड फॉर द सोसाइटी टू ब्रिंग इन रंजन शर्मा एज आवर गेस्ट स्पीकर बिकॉज करके अब आप एक के बाद एक पॉइंटर्स दे सकते हो, ठीक है। अब पॉइंटर्स में आप क्या क्या लिखोगे? रंजन शर्मा बेटर गेस्ट स्पीकर क्यों होंगे डिबेट कंपटीशन के लिए? क्योंकि उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो 10 साल के लिए डिबेट कोच की तरह काम कर चुके हैं, पब्लिक स्पीकर भी थे, है ना। देन ही हैज एन अनमैच्ड एक्सपीरियंस, वो काफी सारे बच्चों को ट्रेन किए हैं लाइक इन ऑर्डर टू बिकम बेटर डिबेटर्स। तो ही नर्चर्स क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को नेशनल लेवल डिबेट चैंपियनशिप तक गाइड किया है। He provides practical insights and techniques कि क्या क्या मेथड यूज करके आप डिबेट में और अच्छा बन सकते हो। वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस उनका एक है in coaching students and explaining them how to be better at debating, and he has been associated with schools and universities, अलग अलग जगहों में जाके गेस्ट स्पीकर्स की तरह उन्होंने अपीयरेंसेस दिए हैं। तो एज द डिबेट क्लब प्रेसिडेंट मुझे लगता है हमारे डिबेट कंपटीशन में अगर ये आता है गेस्ट स्पीकर के हिसाब से तो ही विल बी एबल टू गिव अ लॉट ऑफ इनसाइट्स टू आवर स्टूडेंट्स, आवर स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपने रंजन शर्मा को चुना है तो ये आपका आंसर रहेगा। अगर आपने मीरा कपूर को चुना तो आपके क्या क्या ऑप्शंस या आंसर्स हो सकते हैं वो देख लो। स्टार्टिंग का लाइन वही सेम रखना कि एज बीइंग द डिबेट president of the debate society of my school, I feel it is a better choice for us to bring Meera Kapoor as a guest speaker because करके उनके pointers या उनके खूबियां बताना कि she has international exposure, उन्होंने इंडिया के बाहर भी काफी डिबेट चैंपियनशिप्स या डिबेट इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। शी ब्रिंग्स इन शी कनेक्ट्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विथ हर डिबेटिंग एक्सपर्टीज। मतलब एक तो आप डिबेट एक्सपर्ट हो इसीलिए आपको लोग गेस्ट स्पीकर की तरह लेकर आते हैं आपके पास, लेकिन आपकी खूबी क्या है कि आप रियल लाइफ सिनेरियोस को कनेक्ट करते हो डिबेट के साथ, विच मेक्स इट मोर रिलेटेबल फॉर द पब्लिक। देन वो फोकस करती है क्या ऑन मेकिंग डिबेट्स रेलेवेंट टू ग्लोबल एंड सोशल इश्यूज। अगेन रिलेटेबिलिटी का फैक्टर है। शी एम्फसाइजेस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड इट कैन इंस्पायर एंड कनेक्ट विद एन ऑडियंस वेरी नाइसली। मुझे पूछोगे तो मैं पर्सनली रंजन शर्मा को लाऊंगी क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज बहुत है, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को वो काफी इनपुट्स दे पाएंगे टू बिकम बेटर डिबेटर्स, ठीक है। अब बाकी आपका जो भी प्रेफरेंस हो, आपको जो भी इन दोनों में से सही लगे आप उनका ले सकते हो। रंजन के लिए बहुत सारे पॉइंटर्स है, बहुत कुछ लिख सकते हो एंड इट इज ऑलवेज अ क्लेवर आइडिया, क्लेवर अप्रोच कि जिसके लिए पॉइंटर्स ज्यादा है हम उस पार्ट के लिए आंसर प्रिपेयर करें, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट वाला भी है 5B, उसमें 3 ऑप्शंस थे। आपको कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करने हैं तो 3 ऑप्शंस कौन थे? सुनैना, तबस्सुम, एनालिस्ट थे हमारे, है ना। एक बार खुद के बारे में देख लो कि आप जसप्रीत हो, ठीक है। एंड जसप्रीत इज नोन फॉर हर क्रिएटिविटी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अब उसको प्रॉब्लम किस चीज का होता है? टाइम मैनेजमेंट का, एंड शी प्रेफर्स कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ओवर वर्किंग सोलो। एंड उसे 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करना है। तो ऐसा कोई चाहिए जो टाइम मैनेजमेंट में अच्छी हो एंड जिसका मतलब 8 का माइंड भी अच्छा हो, ठीक है। 8 में अच्छा माइंड होना चाहिए, प्रोजेक्ट करना है उसको तो प्रेजेंटेशन का अच्छा वो हो, स्किल हो,
एंड टाइम मैनेजमेंट भी देख ले। लेकिन अब हमारे पास जो कैंडिडेट्स है, एक के पास टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, दूसरे के पास आर्ट क्वालिटीज अच्छा है, तीसरे के पास प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, तो अब आप किसको चूज करोगे? इसको इजी बनाने के लिए मैंने ये कहा गया भाई, ये पॉइंटर्स डिवाइड कर दिया, ठीक है। सुनैना का क्या है? शी हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, शी मीट्स डेडलाइन, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेगी सुनैना, है ना। शी प्रेफर्स वर्किंग इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, मतलब सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, आज का ये टाइमलाइन है, आज का ये डेडलाइन है, ये टास्क आज का है, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में काम करती है सुनैना, ठीक है। ड्रॉबैक ये है कि शी इज अ लिटिल रिजर्व्ड, तो उसको खुल के जब कोलैब करते हो, दो लोग मिलके एक प्रोजेक्ट में काम करते हो, आपको पता है स्कूल में हो तो प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, अगर एक बंदा क्लैरिटी से बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा हिचकिचाहट होता है कि भाई इसको कैसे बोलूं कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, है ना। तो ड्रॉबैक इज शी इज लिटिल रिजर्व्ड, लेकिन शी इज मल्टीटास्किंग एंड वेरी फोकस्ड एज वेल, ठीक है। अब अगर हम दूसरे कैंडिडेट तबस्सुम को देखें, तबस्सुम का क्या है? शी इज वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी स्पॉन्टेनियस, शी इज एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट, थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड मैचेस अ लॉट विथ जसप्रीत। जसप्रीत का जो थिंकिंग है उसके साथ बहुत मैच करता है ये, है ना। शी कैन क्रिएट विजुअली अपीलिंग एंड एंगेजिंग आउटकम्स या प्रोजेक्ट्स। ड्रॉबैक इसका ये है कि वो फोकस नहीं रख पाती है हमेशा, एंड टाइमलाइन मेंटेन करने में इसको थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट शी इज वेरी एंथुसियास्टिक एंड जब काम दो तब कर ले, ऐसे काइंड ऑफ अ गर्ल। मेरी प्रेफरेबल एक औरत ये है तबस्सुम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है एलिस। शी इज हाईली डिटेल ओरिएंटेड, वेरी कॉन्फिडेंट, डिलीवर्स हाई क्वालिटी फाइनल प्रोडक्ट, वेरी गुड प्रेजेंटर। ड्रॉबैक यह है कि कंट्रोलिंग है एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट को ओवरलुक कर देती है। अब अगर आप दो लोग काम कर रहे हो, अगर एक बंदे का ओपिनियन नहीं लिया जा रहा है या उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, तो दैट इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरमेंट। तो मैं अगर मैं ही आंसर लिख रही होती तो मैं एलिस को कंसिडर नहीं करती फॉर राइटिंग एन आंसर, है ना। मैं शायद सुनैना को भी कंसिडर नहीं करती फॉर राइटिंग एन आंसर, मैं तबस्सुम को करती। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि आई वॉन्ट टू डू अ प्रोजेक्ट टुगेदर विद अनदर पर्सन। अब वो इंसान एकदम ऐसे होने चाहिए जिसके साथ मैं कम्युनिकेट अच्छे से कर पाऊं, काम अच्छे से कर पाऊं, है ना। अब ये भी एकदम मेरी ही तरह बहुत अच्छी एक आर्टिस्ट है, वेरी एंथुसियास्टिक, बहुत एनर्जेटिक, स्पॉन्टेनियस है। तो अगर इसको डेडलाइन के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मुझे भी डेडलाइन या टाइमलाइन मैनेज करने में दिक्कत होती है, तो मैं इसको एनकरेज कर सकती हूँ कि भाई सुन, तू टाइमलाइन का थोड़ा देख ले, हम साथ में बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर लेंगे, बहुत सही प्रोजेक्ट बन जाएगा। तुम टाइमलाइन का देख लो और प्रेजेंटेशन देख लेना, बिकॉज यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, यू कैन यूज योर एनर्जी इन प्रेजेंटिंग द एंटायर थिंग, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का बेटरमेंट हो गया, आर्ट का इक्वल माइंडसेट बन गया, प्रेजेंटेशन के लिए एनर्जेटिक एक इंसान मिल गया, दस आई विल गो हेड विद तबस्सुम, ठीक है। तो आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि तबस्सुम वुड बी द मोस्ट सुटेबल पार्टनर फॉर जसप्रीत इन दिस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बिकॉज इट बैलेंसेस वेरी वेल विद जसप्रीत्स, है ना। दे हैव अ लॉट इन कॉमन, प्लस दे कैन कम्युनिकेट वेल विद ईच अदर। मैं नहीं थकी, मेरा गला थक गया यार, ठंड का मौसम है, गला खराब हो रहा है। चलो क्लियर है, पॉइंटर्स मिल गए हैं, एक एनालिटिकल पैराग्राफ तो आराम से फ्रेम ही कर सकते हो, सब कुछ मिल गया है आपके पास, है ना। आपको एक और आसान सा वो दे देती हूँ, मैं ट्रिक दे देती हूँ, फ्रेम कैसे करोगे आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे मेन क्वेश्चन है एंड यहाँ पे लास्ट लाइन में मेन क्वेश्चन है अपना। तो क्वेश्चन से ही लाइन उठा के इंट्रोडक्शन लगा दो। जैसे मैंने कहा कि आई थिंक तबस्सुम वुड बी द मोस्ट सुटेबल पार्टनर, यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन द फीचर एनालाइज एंड डिसाइड हु वुड बी द बेस्ट पार्टनर। तो अकॉर्डिंग टू मी तबस्सुम वुड बी द बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ, देयर आर्टिस्टिक माइंड्स एंड ऑल। आप यहां से इनपुट उठा सकते हो कि क्या प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों कोलैबोरेट करेंगे, यहां से लाइन उठा सकते हो। तो इंट्रो मिल गया आपका, बॉडी में जो पॉइंटर्स होगा जो आप एनालिसिस दिखा रहे हो उस कैरेक्टर का, तो एनालिटिकल के पॉइंटर्स मैंने दे दिए। दिस शुड बी योर अप्रोच, ठीक है। अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे चले। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि वी विल मूव ऑन नाउ टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, क्योंकि ग्रामर और राइटिंग स्किल खत्म हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन जो कि होने वाला है लिटरेचर का पार्ट। तो सेक्शन सी, अभी हाँ सेक्शन सी के साथ हम मूव ऑन करेंगे।
हम शुरुआत करते हैं। तो अब देखो लिटरेचर सेक्शन सी है, डी है, इस पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कभी कभार क्या होता है सेक्शन बी में, मतलब राइटिंग स्किल का जो पार्ट होता है ना, उसमें सेक्शन सी करके अलग से दिमाग कभी कर देते हैं, कभी नहीं करते। और लास्ट का जो सेक्शन होता है वो लिटरेचर होता है, हमें पता है। तो वी विल राइट नाउ बी स्टार्टिंग विद आवर लास्ट सेक्शन विच इज द लिटरेचर का सेक्शन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है। वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में? प्रोज का एक क्वेश्चन है। लेट्स रीड दिस आउट टुगेदर, ठीक है। He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 oh. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly. कौन सा चैप्टर का है? उड़ान वाला चैप्टर है ना हमारा, जो छोटा सा सीगल है, बेबी सीगल, यंग सीगल, उसका चैप्टर है ये। तो ये लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है जहां पे हम ये देखते हैं कि सीगल को फाइनली उड़ना आ गया है। द सीगल हैज लर्नड हाउ टू फ्लाई एंड द एंटायर फैमिली इज सेलिब्रेटिंग हियर। तो सवाल क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट द व्यू दैट द यंग सीगल, ये इतना बड़ा क्यों है? हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट द व्यू दैट द यंग सीगल सेलिब्रेटेड हिज मेडन फ्लाइट अलोन। अब इसने, यंग सीगल ने अकेले तो अपना फर्स्ट फ्लाइट सेलिब्रेट नहीं किया है, उसका पूरा फैमिली साथ दिया है ना। तो ही डिड नॉट सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट अलोन, हिज होल फैमिली केम अप हियर। उनके मम्मा, उनके पापा सब एनकरेज कर रहे थे उनको। द सिबलिंग्स वर वेरी हैप्पी। मम्मी पापा आजू बाजू से घूम रहे थे, सिबलिंग्स जो थे वो भी एकदम खुश होके साथ में फ्लाई कर रहे थे। एवरीवन वाज कॉलिंग आउट गा 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 एंड पीपल वर हैप्पी, दे वर सेलिब्रेटिंग इट ऑल टुगेदर, ठीक है। सो कॉन्ट्राडिक्ट अगर मैं करूं तो द यंग सीगल डिड नॉट सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट अलोन, क्योंकि फैमिली ने सेलिब्रेट किया था टुगेदर। अब कैसे सेलिब्रेट किया था वो यहां पे लिखा हुआ है ना, यहां पे लिखा हुआ है he saw his two brothers and sisters flying around him. मम्मी कहा गया, पापा flew over him screaming, his mother was flying around him and like enjoying, celebrating. तो यही से लाइन उठा के आप लिख सकते हो कि फादर मदर दोनों एनकरेज कर रहे थे, भाई बहन आजू बाजू उड़ रहे थे और खुशी, मतलब they were happily celebrating it, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following statements best explains the young seagull's experience as he starts to fly? यहां में से कौन सा स्टेटमेंट है which showcases the which explains the best experience या the experience of the seagull as he starts flying? तो बहुत सिंपल है। He as soon as he started flying, उसने जब रियलाइज किया कि अब मैं डूबूंगा नहीं, गिर के मर नहीं जाऊंगा, आई कैन फ्लाई, आई कैन फ्लैप माई विंग्स एंड फ्लाई, तो he saw that his family started encouraging him and started celebrating that। तो वो उड़ के अपने फैमिली के पास गया। पहले तो वो थोड़ा डर रहा था ना, बट फिर उड़ के वो अपने फैमिली के पास गया एंड he gained some confidence and he joined his family and started flying with them, ठीक है। तो अगर इसका आंसर हम दें, इनिशियली वो अफ्रेड था, डरा हुआ था, feeling dizzy and was a little afraid, but later he joined his family to celebrate his first flight, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड। द यंग सीगल इमीडिएटली मास्टर्ड फ्लाइंग एंड वाज नो लॉन्गर कॉन्फिडेंट, द यंग सीगल ग्रेजुअली गेन कॉन्फिडेंस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर ये एक्सप्लेनेटरी है तो आप ये लिख देना, अगर ये एमसीक्यू है जो कि यहाँ पर है ए या बी तो आप ये कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, what can be inferred about the young seagull's emotional state after flying with his family? young seagull जो फाइनली अपना फर्स्ट फ्लाइट लिया,
ठीक है, व्हाट वाज हिज इमोशनल स्टेट? तो ऑब्वियस सी बात है, ही कमेंडेड हिमसेल्फ, ही गेन कॉन्फिडेंस, ही स्टार्टेड फीलिंग लाइक मैंने कुछ अचीव किया है, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट था उनके अंदर, ठीक है। सो दो अगर पॉइंट लिखना हो तो अचीवमेंट बोल सकते हो, अकम्प्लिशमेंट बोल सकते हो, एक्साइटमेंट बोल सकते हो, 3 पॉइंटर्स है। एंड ही वाज वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि मैं उड़ सकता हूं, अब मुझे उड़ने से डर नहीं लगेगा। दीज आर द पॉइंटर्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी लिख दूं आपके लिए, एक्साइटमेंट, अकम्प्लिशमेंट और क्या, अचीवमेंट, ठीक है। एंड ही रियलाइज दैट ही वॉज नो मोर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, क्योंकि उसको उड़ना आ गया था, ठीक है। आपको ना मैं ये आंसर्स लिख के तो दे रही हूँ, लेकिन आपको एक पीडीएफ पे मिल जाएगा इसके सॉल्यूशंस का, तो आराम से आप उसको रेफर भी कर सकते हो आंसर पैटर्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग साउंड्स एंड मूवमेंट वर्ड्स एंड देन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैटेगराइजेस 1 to 4 इनटू साउंड एंड मूवमेंट, जो कि यहाँ पे एक टेबल है, साउंड और मूवमेंट्स को हमें कैटेगराइज करना है, ठीक है। क्या क्या है, फ्लैप्ड, श्रेकिंग, स्वूप्ड, सोर्ड, स्क्रीमिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, साउंड है 1 to 5, मूवमेंट है 3 and 4। अच्छा, लेट अस कैटेगराइज यहीं पे कि कौन सा साउंड है, कौन सा मूवमेंट है। तो फ्लैप इज अ मूवमेंट, शेकिंग इज अ साउंड, स्वूप इज अ मूवमेंट, सोर्ड करना इज अ मूवमेंट, स्क्रीमिंग इज अ साउंड। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि साउंड में 2 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो 2 और 5 कहाँ है, 2 और 5 सी में है, तो सी शुड बी द आंसर कि साउंड 2 और 5 है, मूवमेंट 1, 3 and 4 है। कितना आसान है, बन गया क्वेश्चन, और कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट सवाल पे आते चलो, इसी का और पार्ट है, मतलब और लिख के यू हैव ऑप्शंस, राइट। 6A बनना है या 6B बनाना है, आपके पास ऑप्शन है। तो ये 6A हमने सॉल्व किया, 6B देख लेते हैं। हिस्टोरियन, यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040? What do they teach children nowadays? Well, you know the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book, you ask? A noble encyclopedia? A tome about rockets and missiles? A secret file from outer space? No, it was none of those. It was, but here, let me turn on the historiscope and show you what happened many centuries ago in 2040. She turns on projector and points it left. Spotlight on historian goes out. तो हमें पता है बुक दैट सेव्ड द अर्थ का कोट है, ये स्टार्टिंग के पार्ट का एक्सट्रैक्ट है। सवाल पर आते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट डज द पॉज इंडिकेटेड बाय द डैश इन द लाइन? इट वाज, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू, कन्वे sense of impatience and frustration, point of suspense and anticipation, moment of confusion and hesitation, a sudden shift to light-heartedness, a reflective moment of deep thought. ये जो एक बोलने का पैटर्न होता है ना, कि क्या आपको लगता है ये किताब था, वो था? नहीं, इट वॉज, एक सेकेंड मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहीं पे तो था, कहाँ गया? तो इट वॉज जस्ट अ पॉज, ठीक है, इट वॉज जस्ट अ पॉज टू ब्रिंग इन सम सस्पेंस कि आहा, रुको तो जरा, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रुको जरा, सब्र करो, देखो तो ये रहा, रुको मैं दिखाती हूँ आपको क्या था। तो ये सस्पेंस बिल्ड करने के लिए था, दैट इज व्हाई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड एंटिसिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द स्टेज डायरेक्शन सच एज historian turns on projector and spotlight on historian goes out contribute to the atmosphere and understanding of the scene in this part of the play? तो ये जो स्टेज डायरेक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, पॉइंट्स इट लेफ्ट, स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, ये सारे ना स्टेज प्ले के डायरेक्शन है। मतलब क्या होता है, एक आपका टोन चेंज हो रहा है, नरेटिव शिफ्ट हो रहा है, स्टोरी टेलिंग के नरेशन से विजुअल स्टोरी टेलिंग पे शिफ्ट हो रहा है। वो मतलब एक ऐसा नरेटिव था कि कोई आपको एक कहानी बता रही है, वहां से इट इज शिफ्टिंग टू विजुअल स्टोरी टेलिंग कि अब आपको कुछ दिखाया जा रहा है, अब कुछ स्क्रीन प्ले होने वाला है। तो all these are ways to grab the attention of the reader या the viewer, ठीक है, कि नैरेटिव में चेंज आ रही है, देयर इज अ शिफ्ट इन द मूवमेंट, मतलब एक कोई कहानी बताने से अब एक डिफरेंट चीज पे मूव हो रहा है पूरा सिनेरियो, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर्स लिख के दूं, मेन चीज है कि यहाँ पे टोन सेट किया जा रहा है,
नरेटिव्स चेंज हो रहा है, नरेटिव स्टोरी टेलिंग से वो मूव हो रहा है विजुअल स्टोरी टेलिंग में, ठीक है, एसटीएस स्टोरी टेलिंग, ठीक है। एंड दिस will in general help in grabbing attention of the readers या viewers। ये आपके मेन पॉइंटर्स है, ठीक है। आंसर्स जैसे मैंने कहा आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, PDF you will be receiving, लेकिन यहाँ पे हम की पॉइंटर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द फॉलोइंग। द हिस्टोरियन dismisses the noble encyclopedia and rockets because she wants to dash convey the importance of scientific knowledge and military power in stopping the invasion, stress the surprising and unexpected nature of the book that stopped the invasion। बहुत आसान सा सवाल है ना। इट इज द फैक्ट दैट शी वांटेड टू सरप्राइज एंड शो कि कैसे एक छोटे से नर्सरी स्टोरी बुक, नर्सरी राइम बुक ने इन्वेजन बंद करवा दिया था। तो इट इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, व्हाट इमोशन इज द हिस्टोरियन मोस्ट लाइकली कन्वेइंग विद द फ्रेज, जैसे अरे बेचारे क्या हो रहा है इस जनरेशन के साथ, तो दिस इज एन इमोशन ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है। डिसअप्रूवल के, डिसअप्रूवल का एक इमोशन है, ठीक है। अगले सवाल पे चले, चलो लेट्स गेट गोइंग। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know in many days, how to stand up. The Bolpo. What emotions are most appropriately conveyed by the phrase desperate eyes and epistemology of loss? ये जो emotions है, desperate eyes, epistemology of loss, इन वर्ड्स के थ्रू क्या इमोशन कन्वे किया जा रहा है? डेस्पेयर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन या हेल्पलेसनेस? हमें बहुत आसानी से इसका आंसर पता है कि वी आर सीइंग डिस्पेयर एक टाइप का दिखा रहा है ना, कंफ्यूजन और हेल्पलेसनेस तो है ही, कंफ्यूजन और डिस्पेयर, These three are the emotions। आप पूछोगे मैम क्यों? कारण यह है कि यहाँ पे बच्चा गुस्सा नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं है, उसका बॉल पहली बार उससे खोया है ना, he has lost something that he loved for the first time। तो इस समय में उसके इमोशंस क्या क्या है? डेस्परेट आईज गोज टू डिस्पेयर, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब अब मैं क्या करूं, उस बॉल को लेने जाऊं, कूदू पानी में कि यहीं रुक जाऊं, किसी को बुलाऊं, व्हाट शुड आई डू? तो दैट सेंस ऑफ कंफ्यूजन एंड दैट लीड्स टू हेल्पलेसनेस कि अब मेरा बॉल तो बहते हुए जा ही रहा है, नथिंग कैन सेव माई बॉल, आई हैव लॉस्ट इट, तो दैट हेल्पलेसनेस, ठीक है। तो 1, 4 एंड 5 कहां पर है? 1, 4, 5 बी पे है, 1, 4, 5 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज हाउ टू स्टैंड अप सजेस्ट अबाउट द बॉयज इमोशनल ग्रोथ? अब सिंपल है, देखो हाउ टू स्टैंड अप ये चीज एक ही मेन मोटिव पे दर्शाता है कि हर इंसान को अपने लाइफ में कभी ना कभी ये सीखना पड़ता है कि व्हाट इज लॉस, है ना, एंड हाउ टू ओवरकम दैट लॉस। आप हमेशा अपने लाइफ में अपने प्यारे चीजों को, अपने प्यारे लोगों को विथ टाइम कभी ना कभी खोगे, एंड व्हेन यू लूज दोज थिंग्स या व्हेन यू लूज देम यू हैव टू नो, एक पीरियड ऑफ मोर्निंग तो होगा, बट यू विल हैव टू नो हाउ टू मूव ऑन विदाउट दैट थिंग और विदाउट दैट पर्सन इन योर लाइफ। दैट इज बेसिकली how to stand up, as in how to move on further in your life, ठीक है। Which phrase from the extract conveys the poet's idea that loss is universal? यहाँ पे ये पार्ट है, what every man must one day know and most know many days how to stand up। मतलब लोगों को ऑलरेडी पता है, कि ज्यादातर लोगों को ये बात पता है कि loss is a part of life, you have to accept it and move on। तो ये जो phrase है, most people know already how to stand up, that shows the poet's idea that loss is universal, ठीक है। Last question क्या है? fill in the blank with a phrase to suitably complete the sentence। The loss of his ball symbolizes dash in life। The loss of his ball symbolizes the problems in life, the difficulties in life, the first time you experience responsibility
in life, all these things. मतलब जो उसने बॉल खोया था ना, that is symbolic of losing his childhood, losing his innocence, learning what responsibility is for the first time, डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, लाइफ में प्रॉब्लम्स या दिक्कतें भी होती है, वो चीज रियलाइज करना, यही सारी चीजें सिंबलाइज करती है द लॉस ऑफ पॉल। बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज लिखना है जरूरी नहीं है, मैंने ऑप्शंस आपको काफी दिए हैं, गो अहेड विथ व्हाटएवर यू प्रेफर। ठीक है, इसके और पे चले, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है। 7B पे चले, चलो क्या है? Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern from how to tell wild animals. बहुत आसान सा पार्ट है। क्वेश्चन कहता है, what does the poet imply by referring to the Bengal tiger as a noble wild beast? Options है, tiger is majestic and dignified despite its ferocity. Tiger is kind and considerate towards human. Tiger is a royal lineage and should be revered. The tiger is a symbol of fear and destruction. यहाँ पे noble wild beast कहा गया है ना, तो टाइगर को नोबल वाइल्ड बीस्ट क्यों कहा गया है? सिंपल सा कारण है, क्योंकि द टाइगर एक तो वो वाइल्ड एनिमल है, लेकिन लाइक वाइल्ड एनिमल है, बीस्ट है, इट्स अ वेरी डेंजरस एनिमल, इट इज मेजेस्टिक एंड इट इज नोबल एज एन, उसका एक डिग्निटी है उसका, मतलब रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है उसे। इट हैज इट्स ओन डिग्निटी, अपना खुद का एक ऑरा है उसका। दस मेजेस्टिक तो है ही, शानदार, बिग ह्यूज साइज्ड, एंड इट हैज इट्स ओन डिग्निटी इवन व्हेन इट इज फेरोशियस। ठीक है, तो ए इज योर आंसर। काइंड कंसिडरेट तो वो है ही नहीं। ठीक है, रॉयल लीनियज कौन से राजा के घर का है भाई? राजा तो जंगल का शेड होता है ना। एंड सिंबल ऑफ फियर एंड डिस्ट्रक्शन, ये उसका मतलब नहीं, उसके लिए नोबल वाइल्ड बीस्ट नहीं कहा जाएगा, तो ए इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली। The word ground in the line with black strips on yellow ground refers to, ground is the base body, bare body। ठीक है, जो बेस बॉडी है ना, उसका बैकग्राउंड कलर है जो टाइगर के बॉडी का, उसको ग्राउंड कहा जा रहा है, जो कि येलो कलर का होता है। बॉडी का मेन कलर या बैकग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट यूज ह्यूमर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बंगाल टाइगर? ह्यूमर ऐसे यूज किया गया है कि कैसे बताया जा रहा है कि वो डेंजरस एनिमल तो है, मतलब भाई सुनो, मौका है, भाग के निकल सकते हो तो बच जाओ, क्योंकि अगर वो तुम्हारे पास आ जाएगा, नोटिस इफ ही ईट्स यू, है ना। तो इट शोज कि द टाइगर, द रॉयल बंगाल टाइगर इज डेंजरस, लेकिन ह्यूमर दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि इट इज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, इट विल ग्रीट यू बाय सेइंग ओह हेलो, आप आए हो, अरे वाह मेरा खाना आ गया है, बड़ा मजा आएगा, आ जाइए। एंड आके आपको अच्छे से खा पी लेगा। एंड देन यू से, अगर आपको खा लिया है, चबा लिया है, तो आप बोल देना अच्छा ये रॉयल बंगाल टाइगर ने चबाया है मुझे, है ना। तो इन दैट वे दे आर एडिंग, कहा गया, ह्यूमर in the description of the Royal Bengal tiger। ठीक है, and lastly identify the phrase in the poem that is advisory in nature। ये तो भाई सिंपल सी चीज है ना, this simple rule may help you learn। ठीक है, कोई एक एडवाइस दिया जा रहा है कि इस चीज को नोटिस करके भाई समझ लेना, आई एम गिविंग यू अ हिंट, ऐसा होगा तो ये रॉयल बंगाल टाइगर ही है। ठीक है, तो दिस इज एन एडवाइजरी लाइन कि बच के रहना, अरे बाबा बच के रहना, अरे टाइप्स ऑफ। ठीक है, अगले सवाल पे चले। 6AB हो गया, 7AB हो गया, 8 पे चलते हैं। चलो, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5 सवाल है आपके पास, आपको कोई भी 4 करना है। हम तो फिलहाल सारे ही प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी, है ना। यहाँ के क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ 3 मार्क्स, तो हम 3 की पॉइंट जरूर से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हर सवाल के लिए। ठीक है, पहला सवाल क्या कहता है? ओटर्स आर नोन फॉर देयर पेक्यूलियर बिहेवियर ट्रेट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनी टू मेंशन्ड इन मिचबिल द ओटर। बहुत आसान है। एक हो गया, उनको मार्बल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, वो पेट में रख के खेलता रहता था, है ना। दूसरा, उनको पानी बहुत पसंद है, कहीं पे भी बाथ टब में बैठ जाते थे, पानी का एक कटोरा लेके उसमें बैठ जाते थे। स्टैटिक वाटर नहीं पसंद था, तो पानी में खेलना उन्हें बड़ा पसंद आता था। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। How does the use of repetition in the poem Amanda highlight the speaker's expectation and Amanda's response? अब Amanda करके जो exclamation mark Amanda किया जा रहा था,
उसमें एक ये चीज हाईलाइट हो रही थी स्पीकर का एज एन उनके पेरेंट्स का, कि भाई उनका अलग लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है अमांडा से, एंड दे वांट कि अमांडा वो सारी चीजें सीखे जो उनके एक्सपेक्टेशंस में है। एक चीज वो रियलाइज ही नहीं करते हैं कि इतना ज्यादा वो एग्जैजरेट करते रहते हैं, इतना ज्यादा वो प्रेशराइज कर देते हैं इस बच्चे पे कि द चाइल्ड अमांडा रिलेट्स टू इमेजिनेटिव एस्केप। एंड अमांडा का रिएक्शन ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स की तरह वो रिपीटेटिव नहीं होती है, बार बार रिपीटेटिव करके अनोइंग, इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग ऐसा नहीं होता है। अमांडा हर बार अपने थॉट्स में अलग अलग तरीकों से एस्केप कर रही होती है, जहां पे मेजर चीज जो मैं दिखता है वो है फ्रीडम, पीस, काम, यही सारी चीजें उसको चाहिए होती है। ठीक है, मैं इनके आंसर्स के की पॉइंट्स अब भी आपको दूंगी, डोंट वरी। How can Nelson Mandela's vision of liberating both the oppressed and the oppressor be applied in modern day societies to address the issue of inequality and discrimination? बहुत सिंपल सी बात है, liberating the oppressor and oppressed दोनों ही मतलब गुलाम है ना, बोथ आर सफरर्स बेसिकली, ऐसा कहा गया था। कारण क्या है? क्योंकि जो ऑप्रेस कर रहा है वो एक अलग माइंडसेट से सफर कर रहा है कि मुझे ये करना पड़ेगा, आई हैव टू लेट गो ऑफ माई ह्यूमैनिटी एंड आई हैव टू ओप्रेस द सामने वाला जिसको मैं ओप्रेस कर रहा हूं। एंड द ओप्रेस्ड जो हो रहा है, जो टॉर्चर सह रहे हैं, उनका तो अलग चल ही रहा है टॉर्चर लेवल है ना मेंटली, कि भाई हम कितना सहे, हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है फॉर एवरीथिंग, चाहे वो मारने से शुरू करो तो लाइक एडिंग अप टू बेसिक राइट्स ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग। अब इसको इन रियलिटी हम इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, उसके 3 बहुत अच्छे की पॉइंट्स है। आई वांट टू शो इट टू यू। ठीक है, लास्ट के 2 भी क्वेश्चंस एक बार देख ले, कि इन तीनों को पहले देख ले, पहले इन तीनों का आंसर देख ले। चलो, पहला मिजबिल का लव फॉर वाटर एंड क्यूरियोसिटी। एक होता है मार्बल्स, प्लेफुल, बहुत सारे ऑप्शंस है ना, मार्बल्स को लेके खेलता रहता था। ठीक है, repetition highlights speaker's constant expectation, Amanda's lack of freedom and autonomy, pressure placed on Amanda, and Amanda के imaginative escapes क्या दिखाते? desire for independence, freedom, longing for self expression, peace, calmness and all। जो ये था ना नेल्सन मंडेला वाला, the dialogue shows us like जो डायलॉग है ना कि ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड दोनों को फ्री करना चाहिए, तो इट इज अ फॉस्टरिंग डायलॉग व्हिच शोज the need of understanding, reconciliation between different groups, addressing inequality, empowering marginalized communities, educating and transforming the minds of those who perpetuate discrimination, ensure lasting peace and equality। मतलब सवाल क्या पूछा था कि इसका मतलब मंडेला का जो ये स्पीच का पार्ट था ना कि liberating both the oppressor and oppressed, इसको हम मॉडर्न डे सोसाइटी में इस तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि जो लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशंस कर रहे हैं आज भी, इसको मत लाओ मेरे क्लास में, ये ऐसा है, उसको मत अलाउ करो ये करना, बिकॉज फॉर सम रीजन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, पे पैरिटी दिखता है अभी भी बहुत जगह में कि अगर लड़का है तो ज्यादा पे हो रही है, लड़की हो रही है तो कम पे होता है। ये पे डिस्पैरिटी अभी काफी जगह में दिखता है जिसके लिए women have started fighting for, है ना। तो it is important to address these issues in the real life right now. How does the line "and then moves on" reflect transient nature of fog, thereby contributing to poem's deeper message about life's impermanence? ठीक है, हमने जनरली फॉग को किस चीज से कंपेयर किया है? इश्यूज ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ या कैट, इनके साथ कंपेयर किया है ना। यहाँ पे लाइफ का इम्पर्मानेंस दिखाया जा रहा है कि कैसे फॉग का क्या होता है। जैसे हमने फॉग को प्रॉब्लम के साथ कंपेयर किया हुआ है ना कि फॉग सडनली आ जाते हैं एंड थोड़ी देर रह के बिना बताए, बिना इंटीमेशन के सडनली चला जाता है, वैसे ही प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में भी सडनली आते हैं बिना बताए, थोड़े देर रहते हैं, हमें सताते हैं, फिर बिना बताए ही चले जाते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है और प्रॉब्लम चला जाता है। वैसे ही लाइफ जो होता है वो भी इम्पर्मानेंट होता है। यू आर हियर, यू लिव फॉर अ व्हाइल एंड सडनली विदाउट एनी नोटिस वन डे यू आर नॉट हियर। आप बोल के थोड़ी मरने वाला कि भाई मेरी मौत आ रही है 2 दिन में, मैं मरने वाली हूं तो देख लेना 2 दिन आपको कैसे मेरे साथ स्पेंड करना, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो दैट नेचर ऑफ फॉग कि कभी भी आ जाना, स्टे करना थोड़ी देर, रैंडमली ना रहना, ऑल दीज शो लाइक आर रिलेटेबल टू लाइफ्स इम्पर्मानेंस एज वेल। And next, how does Chubukov's reaction to Lomov's marriage proposal reflect his priorities and values? लोमोव का जो मैरिज प्रपोजल था उससे चुबुकोव इसीलिए खुश था क्योंकि उसको एक अच्छा स्टेटस मिल रहा था अपने और अपने बेटी के लिए।
व्हेन ये हाई क्लास सोसाइटी हो, हर जगह दिखता है ये कि व्हेन मैरिज प्रपोजल्स हैपन, जब रिश्ता देखा जाता है तो लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि हमसे बेहतर या हायर लेवल पे हो, इकोनॉमिकली, सोसाइटली ज्यादा और बेहतर लेवल पे हमारी बेटी का या बेटे का रिश्ता तय हो, सो दैट हमारा भी सोशल स्टेटस अपग्रेड हो जाए। चुबुकॉफ को ये दिख रहा था कि एक लैंड ओनर है, लोमोव है ना, हमारा नेबर है, लैंड ओनर है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मेरी बेटी का सोशल स्टेटस हायर होगा, लेट अस गेट हिम लाइक एंड माय डॉटर मैरिड। तो इसीलिए चुबुकॉफ खुश हो रहा था, एंड इट शोज हिज मटीरियलिस्टिक वांट्स एंड सोसाइटल क्या होता है, डिमांड्स, कि मुझे एक हाई सोसाइटी में रहना है, मेरा एकदम स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए, ये सारी सुपरफिशियल चीजों को दिखाता है अबाउट चुबुकॉफ। ठीक है, दोनों का ही की पॉइंट देख लो कि द लाइन सिंबलाइजेस फ्लीटिंग एंड इम्परमानेंट नेचर ऑफ फॉग, as fog quietly arrives, stays briefly and then disappears. Similarly, moments in life come, your life is welcome and go without warning, leaving a lasting impression. ठीक है, Chubukov का reaction reflects his opportunistic and materialistic nature. He embraces the proposal due to the potential benefits of securing a marriage for his daughter with a neighboring landowner. It reveals Chubukov's value for status in society and economic security over genuine emotional connection. की पॉइंट्स सारे हैं, 3 मार्क्स के 3 की पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3 की पॉइंट्स सब यहाँ पे मेंशन्ड है, आप आराम से आंसर फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, अगले सवाल पे आते, चलो आंसर एनी 2, हम तो खैर तीनों ही करेंगे, ये 4 नहीं 3 सवाल है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, क्या बता रहे हैं, फर्स्ट वाला है, हाउ डज नेकलेस इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनेस्टी एज द की एलिमेंट और फॉर लीडिंग अ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। बहुत आसान है, अगर आपने क्लासेस की हुई है आपको अच्छे से पता है इसका आंसर, है ना, कि नेकलेस जो चैप्टर है इसमें हम क्लैरिटी के साथ ये देखते हैं कि अगर मटिल्डा ने अपने दोस्त को सच बोल दिया होता तो उसका लाइफ इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता, 10 साल उसे इतने मेहनत से नहीं बिताना पड़ता, इतने स्ट्रगल के साथ नहीं जीना पड़ता। लेकिन बिकॉज शी चोज नॉट टू बी ऑनेस्ट और नॉट टू बी ट्रू टू हर फ्रेंड, उसको इतना स्ट्रगल देखना पड़ा अपने लाइफ में, उसका लाइफस्टाइल बदल गया, उसके पति को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी, है ना। 10 अगर सच बोलती तो शायद इतना कुछ होता ही नहीं, हल्का सा मनमुटाव होता, बट दैट वुड हैव बीन फाइन। ठीक है, 10 इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ट्रू, टू बी ऑनेस्ट, सो दैट शायद उससे थोड़े दिन के लिए आपके लोगों का रिएक्शन खराब आए, बट देन इफ यू आर ऑनेस्ट थिंग्स विल अल्टीमेटली बी करेक्ट एंड फाइन फॉर यू। Briefly evaluate the validity of adage. क्या? Briefly evaluate the validity of the adage. Values are caught, not taught. Okay. In the context of the relationship between validity of the quote कर लेते हैं हम, ठीक है। मैं एक बार सवाल देखूंगी कुछ गलत है क्या इसमें। हाँ, briefly evaluate ये जो स्टेटमेंट है ना, वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट, ये चीज हमें थीफ स्टोरी में कैसे दिखता है, अनिल और हरि सिंह का जो स्टोरी है उसमें कैसे दिखता है। तो हमें बेसिकली ये चीज इस कहानी में इस तरीके से दिखाया जाता है कि हरि सिंह का बिहेवियर, का माइंडसेट, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू चेंज। किस वजह से? अनिल के ट्रस्ट, अनिल के काइंडनेस की वजह से। हरि सिंह पहले चाह रहा था, ही डिड नॉट हैव मच मॉरल्स एंड वैल्यूज, वो पहले क्या किया था, उसने चोरी कर लिया था एंड चोरी करके वो भाग रहा था, लेकिन he paused and he decided to go back to Anil and return the money. अब अनिल को पता तो चल गया था, लेकिन द फैक्ट दैट उसने काफी सिचुएशंस में हरि सिंह को माफ कर दिया था, इंक्लूडिंग ये पैसे चोरी करना, या उसने झूठ बोला था कि उसको खाना बनाना आता है बट नहीं आता, ये सारी चीजों, या 1-1 रुपए करके वो चोरी करता रहता था हर बार बाजार जाके, इन सारी चीजों को वो माफ करता हुआ आ रहा था। एंड दिस काइंड नेचर प्लस द फैक्ट दैट वो उसको उल्टा एजुकेट कर रहा था, all these things added up to the fact that हरि सिंह का heart change होने लगा and he decided to become a better person. तो morally he started adding more values into his life and became a better person. ठीक है, Griffin's experiences moments of comfort and normalcy while being invisible. How do these fleeting moments impact his sense of identity and his actions throughout the chapter? अब क्या होता है ना, जब वो invisible था, there were a few moments of comfort and normalcy.
इन दैट टाइम। कब कब? जब वो स्टोर में गया था, रात में दुकान बंद हो गई थी, मस्त कपड़ा पहन रहा था, खाना खा रहा था, सो रहा था, है ना। प्लस जब वो उस इन में गया था, वहां पे पहले कुछ दिन तक वो बहुत शांति से रह रहा था, nobody was disturbing him and all, तो there were moments of comfort and normalcy for him। लेकिन वो भी पल भर के लिए था, those were the fleeting moments। क्यों? क्योंकि इनविजिबल हो जाने के बाद ना he had to wear all those क्या बोलते हैं, the bandages and the hats and the jackets and everything so that it looks believable that ये एक इंसान है ना। अब जब वो उन fleeting moments में जी रहा था, when he was being able to eat, dress up and all, he started feeling कि भाई कुछ ना कुछ कारण से these moments are going away, कुछ ना कुछ कारण की वजह से I'm not being able to enjoy this comfort। तो those comfort moments were being hindered and हर बारी कुछ भी कारण से हिंडर हो रहा था, उसका एक्सप्रेशन इतना अग्रेसिव होके आ रहा था that his actions were drastic। बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड एक्शंस आउटकम के हिसाब से बाहर आ रहे थे, ठीक है। तीनों के की पॉइंट्स एक बार देख लो। Matilda's decision not to tell her friend the truth leads to a decade of suffering. Dishonesty can result in unforeseen consequences that affect one's well-being, causes unnecessary stress and anxiety, affects their physical and emotional health. Honesty fosters peace of mind, as if Matilda had told the truth, they wouldn't have had to suffer। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना लंबा चौड़ा करके। 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो बस फ्रेम कर लेना, की पॉइंट्स तो यहाँ है ही। The statement, values are caught not taught, is evident in the story when Hari Singh steals Anil's money but later decides to return the money. Anil's trust and kindness deeply impacts the thief. These actions rather than words teaches Hari Singh the value of trust and honesty, prompting him to choose integrity over theft। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे मैं बीच में दे रही थी वैसे एग्जाम्पल्स ऐड करते रहना कि उसने पैसे लिए बट अनिल ने हर बार छोटे छोटे चीजों को उसका माफ किया, उसको पढ़ाना लिखाना सिखाया, ये एग्जाम्पल्स बीच में ऐड कर देना। Griffin's fleeting moments of comfort momentarily restored his sense of normalcy but quickly highlights his isolation, deepens his frustration and longing for connection. The desperation for survival leads him to steal, disguise himself, ultimately resort to violence, revealing the emotional toll and the erosion of his identity as he becomes increasingly detached from the society. सर्वाइव तो करना ही था, अब बिना जैकेट वगैरह के वो नॉर्मल इंसान नहीं लगता, तो उसको चोरी करके कपड़े लेने पड़े थे, चोरी करके पैसे लेने पड़ रहे थे, खाना भी खाना है ना। तो एक्शन, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो एक्शंस वो कर रहा था, बिकॉज ही हैड नाउ बिकम इनविजिबल, वो एक्शंस क्रिमिनल माइंडेड थे एंड दोज एक्शंस लेड टू फर्दर नेगेटिव एक्शंस। ठीक है, लास्ट आई थिंक लास्ट या सेकेंड लास्ट आई थिंक सेकेंड लास्ट। How does literature like The Baker from Goa, Coorg, Tea from Assam contribute to promoting tourism and raising awareness about the regional cultures and tradition? बहुत आसान है, तीनों ही चैप्टर्स में हम बहुत खूबी के साथ देखते हैं कि हर एक जगह का जो भी, लाइक फॉर एग्जांपल गोवा हो गया, असम हो गया, कूर्ग हो गया, तीनों ही जगहों में कैसे उनकी खूबसूरतियों को दिखाया गया है। लाइक द स्पेशलाइजेशंस, जैसे अगर मैं असम का बात कर लूँ तो असम का जो टी गार्डन, टी प्लांटेशंस था, टी के बारे में जो हम लेजेंड्स पता कर पाते हैं, प्लस वो जगह कैसा दिखता है, लाइक टी गार्डन्स, टी प्लांटेशंस कैसे दिखते हैं, जो टी प्लकर्स है वो उस प्लांटेशन के बीच में कैसे दिखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। या कूर्ग में लाइक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी, द कूर्गी पीपल, उनके कपड़े, कूर्ग में कैसे स्पाइसेस मिलते हैं, कैसे एनिमल्स मिलते हैं, कितना एडवेंचर कर सकते हैं लोग, कितने खूबसूरत व्यूज होते हैं, ब्रह्मागिरी हिल्स है। तो ऑल दीज थिंग्स, इवन गोवा का भी जो बेकर का लाइफस्टाइल हो गया, बेकर्स का वो एसेंस हो गया, वो ब्रेड्स का एसेंस हो गया, मल्टीपल थिंग्स ऐसे इलैबोरेटिवली डिस्क्राइब किया गया है कि दैट asks the readers to kind of want to go to those places and explore them। इतने खूबसूरत तरीके से लिखा गया है कि जो पढ़ रहे हैं ना इन चीजों को, उनको ऐसा लगेगा कि भाई अब तो एक बार जाना ही है, जाके एक बार ही देख कर आते हैं कि कैसा जगह है, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो दीज आर वेज ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म। एंड बी, इसके की पॉइंट्स मैं दूंगी, 6 मार्क्स का है, 6 की पॉइंट्स ही दूंगी मैं, डोंट वरी। And the next one, the poems Tree and A Tiger in the Zoo resonate theme of importance of freedom and the desire to break free from any kind of dominance. Explain या examine?
तो यहाँ पे सेम है, देखो ट्रीज और टाइगर इन द जू दोनों ही कैप्टिव्स में है, ठीक है। मैं लिटरल मीनिंग ले रही हूँ, वुमेन वाला साइड नहीं ले रही हूँ ट्रीज का, मैं लिटरल मीनिंग ले रही हूँ। पेड़ पौधों को घर पे लगाया गया है ना, जंगल साफ हो चुका है, डिफोरेस्टेशन हो गया, वहां से घरों में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो द ट्रीज आर रिस्ट्रिक्टेड इन अ स्पेस, वो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रहे। सिमिलरली टाइगर जो है वो जू में कैप्टिवेटेड है, वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एजिलिटी नहीं दिखा पा रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है ना। सिमिलरली द ट्रीज आर लॉन्गिंग टू गो आउट इनटू द जंगल, कि हमें फ्रीडम चाहिए, हम जहां बिलोंग करते हैं वहां जाने दो। वैसा ही जो टाइगर है वो ऊपर स्टार्स को देखता है, स्काई को देखता है, ही इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, कि कब मैं खुले आसमान को देखूंगा। अभी मैं बार्स के बीच में से आसमान देख रहा हूँ, कब मैं खुले आसमान को देख पाऊंगा, फ्रीडम फिर से एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। सिमिलरली अगेन जो ट्रीज है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, they have been adjusting to the indoor space, जो कि जू के अंदर टाइगर भी एडजस्ट कर रहा है, ignoring the visitors, है ना। वैसे ही पेड़ भी एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन पोएट्री में दिखाया जाता है कि कैसे अगर टाइगर जंगल में होगा तो उसका रिएक्शन अलग होगा, उसका बिहेवियर अलग होगा। वैसा ही जब ट्रीज जंगल में फाइनली चले जाते हैं तो वी सी कि कितना वो एकदम अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से ग्रो करते हैं, टॉल एंड लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, एंड इट लुक्स लाइक यू नो दे हैव पियर्स्ड द स्काई, इतने हाई अप अबव हो गए हैं। मल्टीपल पॉइंटर्स है, ठीक है, 3-3 दोगे तो 6 पॉइंट्स तो बन ही जा रहे। दिखा देती हूँ आपको पॉइंटर्स। पहले वाले का सिग्निफिकेंट रोल कैसे प्ले करते हैं टू प्रमोट टूरिज्म, शोकेसिंग द यूनिक कल्चरल, हिस्टोरिकल, नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ दीज रीजन्स। द नैरेटिव्स आर सो विविडली नैरेटिव इतना विविडली दिया गया है कि इट डिस्क्राइब्स द लोकल ट्रेडिशन, लैंडस्केप, लाइफस्टाइल, हाईलाइटिंग द एंड्योरिंग गोवन ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग, the cultural significance of baker's role and the idyllic charm of the region। ये गोवा का हो गया। सॉरी, फिर कूर्ग का है। सॉरी गाइस, आई नो यू ऑल आर माय रॉक स्टार्स, तो यू विल बेयर विथ मी अगर मेरा गला खराब हो रहा है तो, आई होप ना हो। ओके, सो गोवा का हो गया कंप्लीटली। यू कैन सी कि काफी सारी चीजें गोवा की, हेरिटेज, बेकिंग का जो भी रहता है, देन द एक्सपीरियंस ऑफ द गोवाज रिच हेरिटेज, उसके विलेजेस, उनके बेकर्स के ड्रेसेस, काफी सारी चीजें। वैसे ही कूर्ग का ब्यूटीफुल लैंडस्केप, रिच हिस्ट्री, डिस्टिंक्ट कल्चर, कूर्गी पीपल, मार्शल ट्रेडिशन, हॉस्पिटैलिटी, कनेक्शन टू नेचर, है ना, इतनी सारी चीजें कूर्ग की दिखती है। फिर असम का देख लो तो टी, इट इज कॉल्ड एज द टी हेवन, है ना, टी का प्लांटेशन इतना खूबसूरत दिखता है। देन द टी गार्डन्स, द पिक्चरस लैंडस्केप, कल्चरल सिग्निफिकेंस, ऑल दीज हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ the places, their history, their culture, है ना, and they make it an attractive destination for travelers keen on exploring the different spaces. And thus they are tools for promoting tourism by encouraging people to visit and experience these places in first hand experience। थक गई मैं तो, थक गई। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ट्रीज आर मेटाफोरिकली ट्रैप्ड विद इन द हाउसेस, टाइगर इज फिजिकली कन्फाइंड टू अ केज। Tiger's restlessness in the cage mirrors the internal struggle for freedom. Trees released from the house signifies nature's tolerance and need for unrestricted growth. ठीक है, Tiger represents the power of nature। ये अंडरलाइन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ हो गया। And wildness that is stifled by human confinement. Metaphorical connection to freedom is portrayed through the tiger's yearning for freedom to roam freely in its natural habitat. The movement of trees towards the forest symbolizes liberation from human-made boundaries, stressing how freedom brings renewal and natural growth. Zoo represents oppression. Tiger's desire for freedom is unmet, but the trees finally they get their freedom क्योंकि वो घर से निकल के जंगल तक पहुंच जाते हैं and they grow up to their size. काफी सारे पॉइंटर्स जितने चाहिए आपको 6 मार्कर के लिए सब है। बस 6 मार्कर का ये होता है ना कि आपको एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन फ्रेमिंग में रखना पड़ता है। आंसर फ्रेमिंग में यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन, यू हैव टू गिव अ कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपको क्वेश्चन से मिल जाता है, कंक्लूजन पूरा आंसर लिख लिया तो आप उसका एक छोटा 1 लाइनर समरी बना दो, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ लिटरेचर, इसके बाद हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे।
How does the author use the narrative technique of misdirection in Midnight Visitor to enhance the suspense and story's unexpected ending? यहाँ पे क्या होता है ना, ऑजिबल जो कहानी सुनाता है, that is a sort of misdirection का टेक्निक. मतलब इनिशियली हमें भी नहीं पता होता है कि वहां कोई बालकनी नहीं है. हमें लगता है कि अच्छा ऑजिबल जब कहानी बता रहा है कि वहां पे बालकनी है, फर्स्ट रीड में हमें लगता है कि हाँ सच में वहां एक बालकनी है. So that is the narrative technique of misdirection, जिससे क्या होता है हम भी बिलीव करने लगते हैं अच्छा वहां बालकनी है, पॉसिबल है कि उस बालकनी का कोई यूजेज होने वाला है, या तो ऑजिबल उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन बताएगा, पहले कुछ हो चुका है, या मैक्स कुछ करेगा, कुछ तो होने वाला है बालकनी को लेके. तो देयर इज अ सेंस ऑफ सस्पेंस एंड रीडर्स भी सोचने लगते हैं कि क्या होगा आगे. बट ग्रेजुअली जब हमें पता चलता है कि मैक्स को पुलिस से बचना है तो बिना वेरीफाई किए वो बालकनी में कूदता है, लेकिन बालकनी तो है ही नहीं, वो मर जाता है. फाइनली वी एज रीडर्स गेट अ वेरी सैटिस्फाइंग एंडिंग. मतलब वो सस्पेंस बहुत आसानी से एंड होता है और बहुत सैटिस्फाइंग एक एंडिंग होती है हमारे लिए. ठीक है, तो दैट इज द यूजेज ऑफ नरेटिव टेक्निक ऑफ मिसडायरेक्शन की काफी ज्यादा लाइक सस्पेंस हमारे माइंड में क्रिएट कर देता है, एंड क्वेश्चनिंग वो चीज हो जाती है कि क्या होने वाला है, अब क्या होगा, अब क्या होगा. ठीक है, एंड आई गिव यू द 6 pointers, 6 key points मैं दे दूंगी, डोंट वरी. क्रिटिकली कमेंट ऑन द रोल ऑफ सर्जरी इन द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. इसका तो बहुत ज्यादा आसान है, मतलब दोनों में से ये ज्यादा आसान है. क्यों? क्योंकि सर्जरी का रोल क्या था इन द स्टोरी. जब वो घर पे रह रहा था ना, ट्रिकी ओवर पैम्पर्ड था, ना कोई एक्सरसाइज होती थी, ना कोई प्रॉपर फूड डाइट था, ही वाज जस्ट बिकमिंग अ प्लम्प खाने वाला ग्रीन डॉग. लेकिन जब वो गया हॉस्पिटल, वहां पे कोई सर्जरी नहीं हुई, लिटरली पेट काट के कुछ नहीं हुआ, उसको बस हॉस्पिटलाइज किया गया था. बट दे वर गिविंग हिम प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, रनिंग, प्रॉपर वाटर, हाइड्रेशन, सारी चीजें एक स्ट्रिक्ट रूटीन में फॉलो की जा रही थी, एंड दैट इंश्योर्ड ट्रिकीज वेलबींग. तो सर्जरी में जाना वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ब्रिंगिंग बैक ट्रिकी टू हिज नॉर्मल हेल्थ, क्योंकि उसके पहले उसका हेल्थ खराब हो चुका था. बट अभी हॉस्पिटल में आने के बाद स्पेंडिंग दोस 14 days मेड हिम गो बैक टू अ परफेक्टली हेल्दी नॉर्मल डॉग लाइफ. ठीक है, पॉइंटर्स ले लो. तो पहला वाला जो नरेटिव टेक्निक ऑफ मिसडायरेक्शन है, इट एनहांसेस सस्पेंस and deliver an unexpected ending. Use of misdirection keeps the reader engaged and ensures a surprising and satisfying conclusion. In the beginning of the story, we see the reader is led to believe in the existence of balcony through Ozibel's story. Misdirection not only deceives Max but also builds tension in the readers. Suspense peaks when Max is in a desperate attempt to avoid police, decide to escape through the balcony, only to realize too late that it does not exist. And तभी हम भी डिस्क्राइब करते, मतलब ये रियलाइज करते कि अच्छा बालकनी तो था ही नहीं, ये तो कहानी थी. ठीक है, दिस क्लेवर ट्विस्ट de-establishes expectations and highlights Ozibel's wit and resourcefulness. ठीक है, मिसडायरेक्शन का काम ही ये होता है कि इट हेल्प्स यू टू गेट अ सरप्राइज, लाइक सस्पेंस क्रिएट करता है, सरप्राइजिंग एंड सेटिस्फाइंग कंक्लूजन देता है, एंड रीडर्स को एंगेज रखता है. ठीक है, लास्ट वाला जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन है, रोल ऑफ सर्जरी. फिजिकल रिकवरी हुआ था, एंड इट ऑल्सो वाज अ कैटलिस्ट फॉर ट्रिकीज ट्रांसफॉर्मेशन. सर्जरी रिप्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट टू द ओवर इंडल्जेंट एनवायरमेंट एट मिसेस Pumphrey's house. Pumphrey's pampering and excessive feeding led to Tricky's ill health. Surgery offered a more balanced, structured environment where Tricky received proper care, including a strict diet, exercise, and social interaction with other dogs, all of which contribute significantly to his recovery. Surgery symbolizes not just medical intervention, but a shift towards a responsible pet caring. Done and dusted. Literature भी हो गया along with grammar and writing skills. अब किसकी बारी है? अब क्या होने वाला है? अब होने वाला है section A, which is reading comprehension. तो चलो without delay चलते हैं. तो अब हम करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट. लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चंस रीड करते हैं, उसके बाद पैसेज में आके पैसेज से कैलकुलेट करके, एनालाइज करके फिर आंसर निकालते हैं, है ना. तो हम अभी भी वही करेंगे. वी विल बी फर्स्ट रीडिंग द क्वेश्चंस एंड देन गो थ्रू द पैसेज. चलो, अब जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस देखते वक्त हम ये भी देखेंगे कि कॉमन सेंस से कोई आंसर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो पैसेज तो है ही. चलो, first question is, why is the growing preference of
for indigenous craft items described as a welcome trend in paragraph 1. तो पैराग्राफ 1 में हम क्या ढूंढेंगे? वेलकम ट्रेंड, इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स का ग्रोइंग प्रेफरेंस, तो वेलकम ट्रेंड वर्ड ढूंढेंगे, ठीक है. Second, according to para 1, the indigenous craft items have all of the following qualities except. तो हम ढूंढेंगे इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स में क्या क्या क्वालिटीज है. अगर क्या क्या है मिल गया तो जो नहीं है वो भी मिल जाएगा, ठीक है. हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स रूटेड इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, एस्थेटिक एंड अपील, इजीली एक्सेसिबल. We'll check in the answers, ठीक है. Complete the following by selecting the correct option. Okay, the use of locally sourced materials make the indigenous craft dash ट्रेडिशनली इको फ्रेंडली. पैराग्राफ 2, तो लोकली सोर्स्ड मटेरियल का यूज करना, ये हम देखेंगे पैराग्राफ 2 में, ठीक है. नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फ्रॉम ए टू सी फॉर व्हाट द फ्रेज टाइम टेस्टेड मेथड सजेस्ट, ठीक है. Artisan use traditional technique that have been refined and proven effective over generation. Artisans use outdated practices that are no longer relevant. Artisans follow technique that prioritize speed and mass production over craftsmen, ठीक है. कौन सा ट्रू है फ्रॉम ए टू सी फॉर व्हाट द फ्रेज टाइम टेस्टेड मेथड सजेस्ट, ठीक है. ये हो सकता है बट हम देख लेंगे. ए हो सकता है बट हम फिर भी देख लेंगे इन द पैसेज, ठीक है. कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग वन ऑफ द टू करेक्ट ऑप्शन, ए बी जो भी है. ओके, फेयर ट्रेड इज टू फेयर वेजेस. फेयर ट्रेड फेयर वेजेस, तो डैश इज टू डैश पैराग्राफ 3 से है, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट इज टू जॉब सिक्योरिटी, मास प्रोडक्शन इज टू रिड्यूस प्राइस, ठीक है. फेयर इनफ, देख लेंगे हम, ठीक है. आंसर क्या है? मेरे हिसाब से फेयर ट्रेड वेजेस है तो एम्प्लॉयमेंट जॉब सिक्योरिटी, ट्रेड वेजेस एम्प्लॉयमेंट जॉब सिक्योरिटी, मेरे हिसाब से ये हो सकता है, देख लेंगे. Next questions. Why supporting indigenous crafts consider an effective way to improve economic condition of small communities? ठीक है. पैराग्राफ 3 में ये ढूंढेंगे. What are the main ideas of paragraph 4 and 5? Main ideas of para 4 and 5 ये हम रीड करते हैं एक बारी, बट पैसेज के बाद ही समझ आएगा, है ना. चूजिंग इंडिजिनस क्राफ्ट हेल्प प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज. हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स लैक इंडिविजुअलिटी. इंडिजिनस क्राफ्ट रिफ्लेक्ट आर्टिसन क्रिएटिविटी. इंडिजिनस क्राफ्ट प्रमोट यूनिफॉर्मिटी बाय इरेजिंग रीजनल डिफरेंसेस. Cultural homogenization encourages people to choose indigenous craft over mass produced goods. ठीक है. अब हम तभी समझेंगे जब हम पैराज रीड करेंगे. लास्ट सवाल आई थिंक या सेकेंड लास्ट देख लेते हैं. लास्ट सवाल, ये लास्ट सवाल है. Why is it important for consumers to take an active role alongside government and organization in sustaining? तो important consumers active role alongside government, ये हम पैरा 6 में ढूंढेंगे, ठीक है. कहाँ क्या ढूंढना है? की फ्रेजेस मिल चुके, जल्दी से पैराग्राफ में आ जाते हैं. चलो. Growing preference for indigenous items is a welcome trend in today's globalized world where mass-produced goods often dominate market. तो हमारे पास आंसर आ रहा है ऑलरेडी. Mass-produced goods often dominate market. These products rooted in cultural and artistic tradition of the region offer more than just aesthetic appeal. They symbolize sustainability, support local economics, preserve the heritage of diverse community. ठीक है. फर्स्ट पैरा से जो आंसर्स थे ना वो हमें मिल जाएंगे. Why is the growing preference for indigenous craft described as welcome trend? बहुत आसान है, क्योंकि dominance of mass produced goods हो जाता है ना. फिर it supports sustainability, यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा है ये रहा. Support symbolizes sustainability, support local economics. एक और आंसर था इसका. Indigenous craft have all of the following except. आई थिंक इजीली एक्सेसिबल होगा आंसर, क्योंकि ये मुझे दिखा नहीं है, ये मुझे फर्स्ट आंसर में दिखा नहीं है, बाकी सब दिखा है ना. हाँ, तो डी ये मेरे हिसाब से आंसर है. आगे देख ले. वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर चूजिंग इंडिजिनस क्राफ्ट इज देयर इको फ्रेंडलीनेस. Unlike factory-made products, most traditional crafts are created using natural, locally sourced material. Artisans often employ time-tested method that minimize waste and avoid harmful industrial process. For example, pottery made from clay, hand-woven textile using organic dyes, and bamboo-based crafts that have much lower environmental footprint compared to their machine-made counterpart.
By opting for these, consumer indirectly contribute to reducing pollution and promoting sustainable practices. Okay. Supporting indigenous craft also strengthens local economy. Many artisans depend solely on their craft for livelihood, often working in small communities where opportunities from other forms of employment are limited. When people purchase their products, it provides a direct income to these artisans, empowering them and encouraging their craftsmanship. Initiatives like fair trade further ensure that artisans receive fair wages, fostering economic stability with their communities. देखो fair trade, fair wages, वो मिल गया था ना आपको एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट रीड कर लेते हैं. Moreover, indigenous craft items help preserve cultural heritage. Every handcrafted product carries a story, a glimpse into the tradition, beliefs, and skills passed down through generation. In India, whether it's painting, terracotta, jewelry, sculptures, Anthagudi tiles, mudwork frames, or many others, each item reflects the unique identity of its region. By choosing these crafts, people not only appreciate the artistry but also help keep these traditions alive in an era where cultural homogenization threatens diversity. अभी तक कितने आंसर्स मिल गए हैं हमें, एक बार ही देख ले. अभी तक कितने आंसर्स मिल गए? इसका मिल गया है, इसका मिल गया है डी. ओके. लोकली सोर्स मटेरियल्स मेक इंडिजिनस क्राफ्ट ट्रेडिशनल या इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली. ओके, इको फ्रेंडली अंडरलाइन करके रखा था मैंने. कहाँ गया? ये क्या है भाई? हाँ, इको फ्रेंडली हो गया इसका आंसर. Select what is true from paragraph 2. Sorry, time tested method. A is the answer. ये भी मिल गया हमें. Fair trade, fair wage is employment is to job security. ठीक है, क्योंकि मास प्रोडक्शन इज टू रिड्यूस प्राइस का कहीं पे कोई मेंशन नहीं है. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रोडक्शन मास में हो रहा है तो प्राइस कम हो जाएंगे. ये कहीं पे उतना क्लैरिटी के साथ मेंशन नहीं है. ठीक है, इन दोनों को भी रीड कर लेते हैं. चलो. इन एडिशन टू देयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यू, इंडिजिनस क्राफ्ट adds a personal touch to homes and wardrobes. Unlike mass-produced items, which often lack individuality, handcrafted products are unique. Each piece bears the imprint of the artisan's effort, creativity, dedication, make it special for the buyer. However, the preference for indigenous craft requires sustained efforts to thrive. Governments, organizations, consumers all have roles to play. Policies that promote local craftsmanship, provide training to artisans, and create global platforms for showcasing their work can boost the visibility and demand for these products. Consumers too must actively seek out, invest in their handmade crafts rather than opting for cheaper factory-made alternatives. Choosing indigenous items are meaningful steps towards more sustainable and culturally enriched world. यहाँ का भी आंसर आपको मिल चुका है. Why is supporting indigenous craft considered an effective way to improve economic condition? क्योंकि as you can see here, many artisans depend upon the craft for livelihood, and the other forms of employment are limited. When people purchase their product, it provides direct income to these artisans. ठीक है, यही आंसर है आपका for this question. This is the direct answer. नेक्स्ट सवाल क्या है? What are the main ideas of paragraph 4 and 5? मेरे हिसाब से paragraph 4 and 5 में choosing indigenous craft help preserve cultural heritage ये है. And handcraft product environment नहीं. Indigenous craft reflect artisan creativity ये भी लिखा हुआ था. Promote uniformity by erasing regional difference नहीं. Showcases regional significance and all. Encourages people to choose indigenous craft. I think C is the answer मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ 4 और 5 को रीड कर रहे हो तो ये दोनों चीजें क्लियरली मेंशन है. तो C is the answer. And why is it important for consumer to take an active role? वो भी यहाँ पे clearly mentioned है. Consumers too must actively seek out and invest rather than this, है ना. Government, organization, and consumer all have roles to play. Policies that promote local craftsmanship, provide training, showcasing, can boost their visibility and demand for these products.
It is a meaningful step towards more sustainable and culturally enriched world. कस्टमर्स के बिना ये इंडिजिनस क्राफ्ट जो है, जो लोग बनाते हैं, उनका लाइवलीहुड कैसे होगा, है ना? दे नीड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. अगर उनका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है तो फिर आई मीन डज नॉट मेक सेंस, है ना? क्या मैम शांत क्यों हो गए आप? Sorry for the sudden attack. Basically, first RC passage हमारा हो गया है and we are left with the last thing of this sample paper, which is the second RC passage. इसके लिए भी पहले questions जल्दी से देख लेते हैं, फिर passage को आएंगे. Passage बस इतना ही है, तो पहले questions देख लेते हैं. चलो. Why did the study most likely focus on the two specific age groups of 10 to 12 and 13 to 16? Para 1. ठीक है. Next है identify the phrase in para 1 that conveys the writer's reference to the pattern or preferences observed in how students use pen for various tasks. ठीक है. Next, complete the following by selecting the correct option. Geeta, age 11, wishes to complete her practical file neatly, ensuring her work is legible and appealing. She is most likely to choose a microtip pen for this task because the dash offered by this type of pen helps produce tidy work. I think precision होगा, but passage में देखेंगे. What does the writer mean by affordability while citing the high percentile of ball pen usage? Affordability, ball pen usage, para 2. ठीक है. Complete the following. When writer says distinct pattern in the line, the result reveal distinct patterns. What do they mean? ठीक है. Result reveal distinct pattern based on age groups and writing purposes. Okay, paragraph 3 देख लेंगे. Complete the following. One likely reason why more than 40% still chose ball pen for creative task. ये देख लेंगे. How are aesthetic appeal and final lines connected? ये भी देख लेंगे. Elaborate how hybrid features in pen would lead to commercially viable products. And lastly, understanding age-specific preference help manufacture design products that cater to the unique needs of different age groups, ensuring their products are both dash as well as appealing. Key phrases मिल चुके हैं, आंसर लोकेट करना है बस. चलो लास्ट सो मत जाना, ठीक है? सो मत जाना. लास्ट पैराग्राफ है अपना, ये लास्ट कर लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा सैंपल पेपर. सोना नहीं है अभी. पता है मुझे आरसी आता है तो नींद आ जाता है, मुझे भी आ जाता है, बट कोई बात नहीं. क्या है? Recent study conducted across two age groups explored their preference for ball pen and micro tip pen for various writing activities such as note taking, examination, personal writing. Study aimed to understand trends in writing habits and the factor influencing pen selection among students. The result revealed distinct patterns based on age groups and writing purpose. Among students aged 10 to 12, 65% prefer ballpoint pen for note making, citing ease of use and affordability. However, 35% opted microtip pen, valuing their precision and smooth writing. For exam, ballpoint pen were the overwhelming choice, with 78% favoring them for their speed and reliability. 22% stuck with microtip pen, appreciating their fine control. In 13 to 16, preference shifted slightly. For note taking, 60% favor microtip, highlighting their ability to produce neat, legible notes. 40% continue to use ballpoint pen. During exam, 70% still relied on ballpoint, indicating consistency under their time constraint. When it came to personal writing, such as journaling or creative tasks, 58% chose microtip, appreciating the aesthetic appeal of finer lines, while 42% stuck with ballpoint for convenience. These findings point to the importance of understanding age-specific preferences and task requirements, enabling manufacturers to innovate products. Manufacturers could further explore incorporating hybrid features such as pen offering the speed of ballpoint pens with the precision of microtip pens to cater to a wide range of student preferences. तो अब आंसर्स पे आ जाते हैं. पहला आंसर क्या है? Why did the study most likely focus on two specific age groups? कारण this is so because these age groups represent large population of growing students are when students develop and refine their writing habits, were the easiest to survey across various schools, have a natural preference of ballpoint pen. The answer is basically they are students and they developed and refine their writing habits, जो हमने यहाँ पे भी देखा था. Preference
So टू हाँ, अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स इन राइटिंग हैबिट्स, ठीक है। Thus they develop and refine their writing habits. तो B is the answer. Next क्या है? Identify the phrase in paragraph 1 that conveys the writer's reference to the pattern or preference observed in how the students use pen for various writing tasks. It is simple ना, trends in habit, trends in writing habit, यही है। इतने बार देख लिया कि मुझे याद ही हो गया है। This phrase trends in writing habit shows the pattern or preference observed, ठीक है, trends in writing habit. Next, complete the following from paragraph 2. Okay. Microtip pen because of the precision. मेरे हिसाब से it is because of the precision. Microtip pen age 11 है ना, तो अगर आप देखते हो age 11 कहाँ गया, 10 to 12 में से माइक्रोटिप पेन यूज किया गया है फॉर प्रिसिशन, ठीक है, तो प्रिसिशन। What does the writer mean by affordability while citing the high percentile of ballpoint usage in paragraph 2? Ballpoint pen in paragraph 2. High affordability. कहाँ गया? Paragraph 2. हाँ ये रहा। 65 prefer ballpoint for taking notes, citing ease of use and affordability as key factor. क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 10 से 12 साल के हैं ना, तो इनको affordability तो चाहिए होता है। एक तो राइटिंग का वो जल्दी जल्दी हो जाता है नोट्स लिखना, और 3 रुपए 5 रुपए में आता है। अफोर्डेबिलिटी विद द एज ग्रुप भी ऑल्सो देखते हैं ना, क्योंकि वो बहुत लंबा चलता है। माइक्रोटिप पेन्स का बार बार यू हैव टू फिल द रिफिल एंड ऑल। बॉल पॉइंट पेन का बहुत लंबा चलता है और बहुत सस्ता आता है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी फैक्टर बोला गया। नेक्स्ट क्या है? Complete the following. When the writer says distinct pattern in the line, the result reveal distinct pattern based on age groups and writing purpose. They meant that students in both age group use pen in the same way for the listed purpose. The preference of pen varied according to the student's age and the type of writing task. Only microtip pen were popular across all writing tasks in 13 to 16. ये तो गलत है. Students of all age groups preferred ballpoint pen for completing creative writing. मेरे हिसाब से पैराग्राफ 3 में अगर आप देख रहे हो तो मेरे हिसाब से see if you notice this, my answer would be स्टूडेंट्स, मतलब ये जो स्टूडेंट्स एज एंड टाइप ऑफ राइटिंग है उस पे बेस्ड है। मतलब मेरा आंसर, आई विल नॉट कंफ्यूज यू, मेरा आंसर इज ऑप्शन बी। प्रेफरेंस फॉर पेन वेरीड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एज एंड टाइप ऑफ राइटिंग टास्क। डिस्टिंक्ट पैटर्न्स यही है ना कि अगर आप 10 से 12 साल के हो आपका चॉइस प्रेफरेंस कुछ है, 13 to 16 हो आपका चॉइस प्रेफरेंस कुछ और है। तो डिस्टिंक्ट पैटर्न्स आर प्रेफरेंस फॉर पेन according to students age and the type of writing task. ठीक है, complete the following appropriately. Okay, the one likely reason why 40% of students still chose ballpoint for creative even though microtips are better suited for such activity is, I would say, affordability तो नहीं होगा। Let us show you the paragraph कि 40% ने still ballpoint क्यों choose किया है। Paragraph 40% continued ballpoint pens, ability to produce neat legible notes 60% का है। 40% ballpoint क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा, कंसिस्टेंसी एंड टाइम कंस्ट्रेंट में टाइम से लिख पाना, कंसिस्टेंसी एंड टाइम से लिख पाना, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, आराम आराम से लिख पाएंगे, इट विल नॉट ड्राई आउट, इंक विल नॉट ड्राई आउट, ऑल दीज रीजंस। थक गई। हाउ आर एस्थेटिक अपील एंड फाइनर लाइन्स कनेक्टेड इन दिस आंसर? अभी देखो, एस्थेटिक अपील, फाइनर लाइन्स ये कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि अगर आप माइक्रोटिप पेन से लिख रहे हो तो बहुत सुंदर से ऐसे ऐसे लिख सकते हो, है ना, बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा, एलिगेंट सा, ब्यूटीफुल सा राइटिंग होता है। दैट इज हाउ दे आर कनेक्टेड।
ठीक है. Elaborate how hybrid features would lead to a commercially viable product. पैराग्राफ 4 एक बार देख लेते हैं. Speed of ballpoint pen with the precision of micro tips. Okay. हाँ, ओके, गॉट इट. अगर आप बॉल पॉइंट पेन के अफोर्डेबिलिटी, इज ऑफ यूज इन मतलब बॉल पॉइंट पेन और माइक्रोटिप पेन्स दोनों के क्वालिटीज को एक साथ कर देते हो ना, तो इट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ causes together, lot of issues together. मतलब कुछ लोग बॉल पॉइंट पेन फॉर सर्टेन रीजन यूज करते हैं, कुछ लोग माइक्रोटिप पेन फॉर प्रिसिशन एंड सुंदर राइटिंग यूज करते हैं. अगर दोनों के फीचर्स एक साथ हो तो उससे क्या होगा, उस टाइप ऑफ पेन का सेल्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों चीजों को एक पेन, लाइक 2 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन है ना. जैसे 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन का शैम्पू है, वैसे 2 प्रॉब्लम्स या हाँ 2 अलग अलग टाइप्स ऑफ इश्यूज 1 सोल्यूशन ऑफ अ पेन. ये हो गया तो ज्यादा सेल्स होगा इस चीज का. ये आंसर है. एंड लास्टली fill in the blank with one suitable word. Understanding the age specific preference helps manufacturer design products that cater to unique needs of different age groups, ensuring their products are both useful as well as appealing. काम भी आए और सुंदर भी हो. ठीक है. That's it. That's literally it. हमने पूरा सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया है. आई हैव प्रोवाइडेड यू जो लॉन्ग आंसर है या जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है उनका कुछ वियर्ड हैंडराइटिंग में ही सही, बट सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है. कुछ प्रिंटेड मतलब रिटन टाइप्ड आंसर्स भी दे दिया है आपको. मेक श्योर कि अगर आपको कहीं भी डाउट्स हो रहे हो, यू कैन रीच आउट टू मी वेरी इजीली. IG है, अमेज़न इंस्टाग्राम है, कमेंट सेक्शन है. आई पर्सनली चेक द कमेंट्स. तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो यू रीच आउट टू मी. एंड क्लासेस, पढ़ाई, जैसा जो भी आप अपना प्रेपरेशन कर रहे हो उसको जारी रखो, बिकॉज दिस इज द फाइनल टाइम, फाइनल मोमेंट जब आपको अपना पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए विथ फुल जोश, विथ फुल डेडिकेशन एंड फुल हार्डवर्क. क्योंकि आई एम गिविंग यू दिस टारगेट टुडे. मुझे इंग्लिश में 100 में 95 के नीचे नहीं चाहिए. I want all the scores to be above 95 एंड मैम बोलोगे सबके लिए थोड़ी पॉसिबल है, क्योंकि 20 मार्क्स तो स्कूल का होता है, 80 मार्क्स पेपर का होता है. तो फॉर द स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे वर नॉट दैट ग्रेट बट नाउ दे आर इंप्रूविंग, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बार इज 91. जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी पढ़ाकू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 95 एंड अबव. जो पढ़ाकू नहीं थे इतने टाइम बट अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग, दे आर स्ट्राइविंग टू गेट अ रियली गुड स्कोर, 91 इज योर स्कोर, उसके नीचे नहीं. प्रॉमिस मी टुडे दैट यू विल अचीव दिस मार्क्स, बिकॉज ये अचीवेबल है, आप कर सकते हो. ठीक है. सो विद दैट नोट आई विल एंड दिस डिस्कशन. स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी. साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया. बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडीइंग.